हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्रुप बी का, जिसका नाम मेजरली किस पे बेस्ड है, ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वो टर्म्स है जो हमने बचपन से सुन रखी है, हमको बचपन से इस पे ऐसे वगैरह लिखना होता है, तो हमें कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स का कुछ ना कुछ आइडिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो वी हैव अ बेसिक आइडिया, बट जो आप इसके अंदर अब एडिशनल जो डिटेल्स पढ़ने वाले हो वो शायद आपने कभी ना पढ़ी हो, अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो। ठीक है, अगेन इस जो ये आपकी स्लाइड है, इसके अंदर हिंदी वाला आपको नहीं मिलेगा, बट एज इट इज पूरी की पूरी स्लाइड हिंदी के अंदर भी आपको कन्वर्टेड मिल जाएगी। तो जब हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे पढ़े तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ठीक है, बट साइड में यू कैन ऑल्सो ओपन, आप साइड में क्या ओपन रख सकते हैं अपने साइड में जो हिंदी वाला स्लाइड है। अगर आप, वैसे तो मैं पूरा टाइम हिंदी में भी बोलूँगी, है ना, सो ताकि से किसी को कोई दिक्कत ना हो, बट स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, कोई टर्म आपको समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ रेफर टू दैट पीडीएफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने लगाई हैं उसको आप पढ़े हैं, लगाने के बाद यू हैव रिवाइज्ड, कि जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे वो नेक्स्ट क्लास जब आप लगाने बैठेंगे तो जो पहले पढ़ा था वो उड़ चुका होगा। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग। ठीक है, नया पढ़ने से बेटर है दैट वी रिवाइज व्हाट वी हैव प्रीवियसली रेड। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार कोर्स, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या हमको एग्जैक्टली पढ़ना है वो बता देती हूँ। पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये दोनों चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, इसके बारे में हमको मेजरमेंट एंड ट्रेंड्स, मेजरमेंट मतलब हम कैसे नापते हैं, हम कैसे बताएंगे कि हमारे देश में आज की तारीख में इतने % गरीबी है, परसेंट के फॉर्म में बताते हैं 5% गरीबी है, 6% गरीबी है, या 5% लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 5% लोग बेरोजगार हैं। तो ये क्या है ना, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है और क्या ट्रेंड्स रहे हैं, मतलब पहले कितनी थी, अभी फिलहाल कितनी है ना, क्या चल रहा है वो सब। तो ये जो ट्रेंड्स वाला पार्ट है ना, इसको और ज़्यादा डिटेल्स में नोट्स में भी कवर कर रखा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पे ट्रेंड्स का मतलब क्या है, डेटा आपसे पूछना चाह रहा है कि हाँ मुझे बताओ कि अच्छा 1 साल पहले और अभी में कितना डिफरेंस आया है बेरोजगारी दर में, गरीबी दर में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल भी मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये जो परिवार है ना ये बीपीएल कैटेगरी का है, या फिर ये परिवार बीपीएल कैटेगरी का नहीं है, कुछ तो वो होगा डिस्टिंक्शन, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी आप समझने वाले हो। ठीक है, ये आज की तारीख में वैलिड है या नहीं है, ये भी आप समझोगे, है ना। और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई पर्सनली फील कि यहाँ पे मेंस में तुमको डायरेक्टली आप सबको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंसाइज टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट अस बिगिन। तो बेरोजगारी से आप समझते क्या हो, है ना, क्या मतलब है जब आप बोलते हो कि ये इंसान बेरोजगार है या ये इंसान बेरोजगार नहीं है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमको लगता है कि जो इंसान काम नहीं कर रहा है ना वो बेरोजगार है, तो ये डेफिनेशन गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्या इसकी असली डेफिनेशन है, एक सिचुएशन अंडर विच अ पर्सन हु इज एबल, जो कि काम कर सकता है। अब 5 साल का बच्चा है, वो घर के अंदर बैठ के खेल रहा है, तो आप उसको जाके ये तो नहीं बोल सकते कि ये तो अनएम्प्लॉयड है ना। पहली बात, पहली कंडीशन क्या है, हु इज एबल, मतलब कि जो काम कर सकता है, एंड विलिंग टू वर्क। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई काम कर सकता है तो वो काम करना ही चाहता है। वो इंसान का ऐसा है कि यार मेरी एज 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, तो अभी भी मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो रिलैक्स रहना चाहती हूँ, मैं तो मेरे मम्मी पापा के पैसों पे ही खाना चाहती हूँ। अब सपोज कोई इंसान ऐसा है, हर इंसान तो काम नहीं कर रहा है जो काम कर सकता है ना। तो इसमें 2 कंडीशन है आपकी। पहली क्या कंडीशन है, आप किसको बेरोजगार मानोगे, उसको मानोगे जो कि काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरा जिस उसको बेरोजगार मानोगे इसके अंदर भी जो काम कर सकता है और करना चाहता है। ठीक है, अगर आज की तारीख में मेरी उम्र मान लो 32 साल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एबल तो हूँ काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं काम ही नहीं करना चाहती, है ना, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को लोग आगे से बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे आके आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, मैं बोल दूँ कि मुझे काम नहीं करना है, तो क्या मुझे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा? मुझे नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 कंडीशन होती है, हु इज एबल टू वर्क, और प्लस कौन सी कंडीशन होती है, हु इज विलिंग, मतलब कि जो चाह रहे हैं, है ना, काम करना चाह रहे हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तब अगर काम ना मिले ना आपको, तो आपके देश में क्या है, मतलब कि
अनएम्प्लॉयमेंट है। और किस रेट पे, ऐसा नहीं है, मेरी डिमांड ये नहीं है कि मेरे को है ना आप तो मुझे महीने के 2000 रुपए दे रहे हो, मुझे तो 5000 चाहिए, ये मेरी डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड क्या है कि आप मुझे 2000 दे रहे हो, मुझे 2000 पे काम पे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं एबल हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जो आज की जो दर है, वेज रेट है, जो सैलरी हो, उस पर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। अगर आपके देश के अंदर ऐसी कंडीशन हो, या इस पूरी कंडीशन को, इस पूरी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप जो कन्वेंशनल आप सोचते हो ना, क्या ये इंसान बेरोजगार बैठा है, मतलब ये इंसान कोई काम नहीं कर रहा है तो ये बेरोजगार है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है, आप काम कर सकते हो, आप काम करना भी चाहते हो, और प्रिवेलिंग वेज रेट पे जो आपको पैसा बाकियों को मिल रहा है, उसी रेट पे आप काम करना चाहते हो, बट फिर भी आपको काम ना मिले, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप बाद में बहुत बार सुनोगे, है ना, कि लेबर फोर्स इतना है, लेबर फोर्स इतना है, श्रम बल इतना है, तो आपको अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए कि लेबर फोर्स से मेरा क्या मतलब है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब लेबर फोर्स से मतलब क्या है, मतलब मेरा, हाँ, अब ये देखो, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 साल से 65 साल तक, 65 या 64 होता है, ठीक है, देख लेना, ये माना जाता है कि ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब कि जो लोग एक तरीके से युवा हैं, जो काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन को क्या लेते हैं, 15 टू 59, क्योंकि 59 के बाद क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। तो आपको अभी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, जो काम 15 से 59 की जो कैटेगरी के अंदर, इस एज के अंदर जितने भी लोग हैं, उसको हम किसका हिस्सा मांगते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन का, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये लेबर फोर्स। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो, इट इंक्लूड्स पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप। अब मैंने आपको ये वर्किंग एज पॉपुलेशन या वर्किंग एज वाला ग्रुप पहले इसलिए समझा दिया ताकि इस डेफिनेशन में आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि वर्किंग एज ग्रुप क्या है। वर्किंग एज ग्रुप का मतलब क्या होता है, बस याद रख लो, 15 टू 59, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको और दिक्कत भी नहीं होगी समझने में, ठीक है। लेबर फोर्स हम क्या समझते हैं, ऐसे लोग जो किस कैटेगरी में, 15 से 59 में हैं, ठीक है, पहला चीज ये। उसके बाद who are able and willing to work, क्या कंडीशन है, कि जो कर सकते हैं काम और जो काम करना चाहते हैं, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी है 15 टू 59 ईयर्स ऑफ एज की। इट इंक्लूड्स बोथ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, जो आज की तारीख में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारी कंट्री का वर्कफोर्स इतना है, वर्कफोर्स, है ना। वर्कफोर्स का मतलब क्या है, आज की तारीख में आपके देश के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, उसको आप बोलते हो वर्कफोर्स। एंड अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है। तो अब अगर हम सम अप करें, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बट अगर आपने बस मेरे को ध्यान से सुना है ना, तो अब जो मैं नेक्स्ट लाइन बोलूंगी उसमें आपको ये पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन, लेबर फोर्स, ये जो टर्म है श्रम बल, इससे मतलब क्या है, इसके अंदर हम दो कैटेगरी के लोगों को जोड़ते हैं। किस कैटेगरी के लोगों को जोड़ते हैं, एक तो ओवरऑल 15 टू 59 के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं पर करना चाहते हैं, क्या है, चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ना, इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेबर फोर्स ये जो टर्म है ये क्लियर होगी। इसके अंदर हम 15 से 59 की उम्र के लोगों को देखते हैं, उसके अंदर कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उन लोगों को भी देखा जाता है जो काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दो जब इन दोनों के नंबर को आप मिला देते हो तो आपको क्या मिलता है कि हाँ, इतने लोग आपके कंट्री के अंदर लेबर फोर्स का हिस्सा है। लेकिन जब हमको इसको परसेंटेज टर्म्स में लेना हो, परसेंटेज टर्म्स में लेना हो तो हम कैसे लेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालेंगे, बेसिक सी बात है, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि तुम्हारे देश के अंदर 15 से 59 की उम्र के अंदर 100 लोग आते हैं, ठीक है, 100 लोग आते हैं, इसके अंदर से मान लो 70 लोग एम्प्लॉयड है, 70 लोगों को काम मिला हुआ है, और प्लस
10 लोग वो हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है। तो ये जो 20 लोग कौन से हुए, फिर आप ये बोलोगे मैम वो 20 लोग कौन है? वो 20 लोग वो हैं जो 15 से 59 की एज की पॉपुलेशन के अंदर तो है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 2 कैटेगरी को जोड़ेंगे जो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा होती है। कौन सी 2 कैटेगरी होती है वो? पहला तो जो लोग काम कर रहे हैं प्लस वो वाली कैटेगरी जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। और 20 लोग कौन से हुए? क्योंकि हमारी टोटल 15 से 59 की उम्र के अंदर तो हमारे 100 लोग हैं, तो 20 लोग कौन है? जो घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई रिसर्च कर रहा होगा, कुछ भी, ठीक है। चलो इनटू क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80, यानी कि आपकी पॉपुलेशन का, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन का 80% जो हिस्सा है ना वो किसका है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी हो गई आपके देश के अंदर? 80% हो गई। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो ये है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोग कौन से थे? 10 लोग वो थे जिनको चाहते हुए भी काम नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका कौन सा टॉपिक है? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पे? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे निकालते हैं, फिर से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, 15 to 59 एज ग्रुप में मान लो कितने लोग हैं आपके? 50 लोग काम कर रहे हैं और प्लस 20 लोग जो हैं या 30 लोग हैं वो क्या है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए? 80 लोग हो गए। ये किसका हिस्सा हुआ है आपके? ये टोटल लेबर फोर्स का हिस्सा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? 80, है ना, नीचे 80 आ जाएगा। यहाँ पे अब ऊपर क्या है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कितने थे? 30 लोग थे, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है। लेबर फोर्स का ये मतलब होता है 15 से 59 की एज ग्रुप के अंदर पहला कंडीशन क्या? जो लोग काम कर रहे हैं और प्लस वो लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें मिल नहीं रहा है, ठीक है। 50 लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग वो हैं जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 60, 70, 80 लोग हो गए, यानी कि टोटल लेबर फोर्स की जगह मैं 80 डालूंगी इंटू 100 एज इट इज आएगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड क्यों है? इनवॉलंटरी मतलब ना अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है, वो काम करना चाहते हैं फिर भी वो बेरोजगार है। तो क्या कितना, इसका कितना नंबर है? 30 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके देश के अंदर बेरोजगारी दर कितनी है वो मिल जाएगी। एक तरीके से फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब होता है, जो टर्म्स हैं इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज क्लियर होगी। इसके बाद हाँ, ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी ने बार बार इन चीजों से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि बेरोजगारी में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती होंगी ना, सब लोग एक कैटेगरी के नहीं होते, तो जो अलग अलग कैटेगरीज है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है कि जब आप बेरोजगार इसलिए हो जाओ क्योंकि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई क्राइसिस आता है। मान लो कि इकोनॉमी के अंदर आपके रिसेशन का पीरियड आ जाए। इन्फ्लेशन वाला चैप्टर याद करो, रिसेशन से हमने क्या सीखा है। रिसेशन का मतलब ये होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, लोग कुछ खरीदना ही नहीं जा रहे हैं। रिसेशन क्या टाइम होता है जब लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तो क्या नहीं होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना, उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जितने भी एम्प्लॉयर्स इन्होंने हायर कर रखे हैं, एम्प्लॉय जितने भी हायर कर रखे हैं, उनको क्या करेंगे? धीरे धीरे निकालना, गेट आउट करना शुरू करेंगे। तो आपको याद भी होगा कि ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? ले ऑफ कर देती हैं, ठीक है, ले ऑफ करती हैं आईटी कंपनीज, क्योंकि उन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ही नहीं हो रही। जब डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है, तो क्या करेगी? लोग जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है, वो उनके पास स्किल है ना, वो काम कर सकते हैं, बट जो कंपनी है उसके हेड ने उनको क्यों निकाल दिया? बाजार की कंडीशन की वजह से। तो जब भी आपकी इकोनॉमी
के वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े सॉरी, ठीक है। तो बेरोजगारी आपके देश के अंदर इसलिए बढ़ जाए क्योंकि इकोनॉमी आपके ऊपर नीचे हो रही है, उस चीज को आप क्या बोलते हो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, कोई से भी 4 ऑप्शन दे देगा और कोई भी एक डेफिनेशन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब स्किल्स का मिसमैच हो, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मैं इंजीनियर करी हुई हूँ, मैं इंजीनियरिंग करी हुई हूँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि मेरे को उस लेवल के जैसा उनको कोडिंग वगैरह चाहिए मेरे को नहीं आती, ठीक है। तो जब बेरोजगारी इसलिए बढ़े, तब कब बढ़े? जब आपकी बेरोजगारी इसलिए बढ़े जब मार्केट के अंदर डिमांड तो है, मतलब लोग हायर तो करना चाहते हैं लोगों को, बट उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल ही नहीं है ना, वो स्किल ही नहीं है कि वो लोग काम कर पाए। अब मैं क्या माइक्रोसॉफ्ट में जाके उनका काम कर पाऊंगी, जो मुझे टास्क दिया जाएगा मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे एट द एंड वो कोडिंग ही नहीं आती। तो यहाँ पे किस चीज का मिसमैच हुआ? लोगों की डिमांड तो है, जो कंपनी वाला हेड है वो चाहता है कि मैं लोगों को हायर करूं, बट फिर भी वो कर नहीं रहा है, फिर भी बेरोजगारी आपके देश के अंदर बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आपके देश के अंदर जो लोग हैं वो स्किल्ड ही नहीं है। और ये इंडिया ये सबसे बड़ा भी क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन वगैरह है वो उतने अच्छे लेवल की नहीं होती, स्पेशली जो हायर एजुकेशन है जहाँ पे बच्चे इक्विप्ड हो नई नई टेक्नोलॉजी से, एआई से, डेटा साइंस से, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट के अंदर डिमांड तो है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड निकाल रही हैं, बट फिर भी हमारे बच्चे जाते हैं और फिर भी उन इंटरव्यूज को अगर क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे, आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि स्किल्स का मैच है, मिसमैच है। तो जब स्किल की वजह से, स्किल के डिफरेंस की वजह से आपके देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही होगी या बेरोजगारी हो, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो अब वो नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान लो कि मैं एक जगह काम कर रही थी, फिर मैंने क्या किया कि ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही, हम इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन अब मैं ऐसे बैठी थोड़ी रहूंगी, पहले मैं काम कर रही थी तो मैं ये चाहूंगी कि मैं अब भी मैं कहीं काम करूं। मान लो मैंने मार्च में ये जॉब छोड़ दी, अब मार्च के बाद में अप्रैल पूरा अनएम्प्लॉयड रही, अप्रैल में भी मैं अनएम्प्लॉयड रही, अप्रैल में मैंने 2 महीने कहीं भी काम नहीं करा, फिर मैं जून में जाके एम्प्लॉयड हो गई। तो ये जो अप्रैल और मई में मैंने काम नहीं करा ना, जब मैं तलाश कर रही थी किसी एक और दूसरे नए जॉब की जो मुझे सूट करता हो, इस चीज को आप क्या बोल देते हो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो जॉब चेंज करने की वजह से जो वो पीरियड होता है ना, बीच का पीरियड जहाँ पे आप शिफ्ट करते हो आपके पुराने जॉब से नए जॉब से तक, तो आप कुछ वीक्स के लिए जब अनएम्प्लॉयड होते हो, कुछ हो सकता है 1-2 महीने के लिए, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के हम अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना यार, वो ज्यादातर किधर आपको देखने को मिलती है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लो कि 7 लोगों की फैमिली है, जिसके अंदर एक मम्मी है, एक मदर है, एक पापा है, और बाकी कितने लोग बच्चे बचे, 5 बच्चे बचे, ठीक है। और जैसे जैसे 5 बड़े होते गए, ये 5 इनका जो खेत था इस पे काम करने लग गए। अब मान लो हो सकता है उस खेत पे तो टोटल कितने जने काम कर रहे हैं, ये 5 बच्चे तो काम कर ही कर रहे हैं और इनकी मम्मी पापा भी काम कर रहे थे, तो टोटल कितने लोग इस खेत पे काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इस खेत को, क्योंकि उतना विशाल नहीं है साइज में, हो सकता है इस खेत को सिर्फ 3 लोगों की या 4 लोगों की जरूरत है। ये जो 5, 6, 7 जो लोग काम कर रहे हैं ना, 3 एक्स्ट्रा जो लोग काम कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही ना हो। तो यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम के अंदर लगे रहते हैं, जहाँ पे अगर वो हट भी जाएं, अगर ये 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं अगर ये हट भी जाएं, तो जितना पहले काम हो रहा था उतना ही अभी काम होगा, मतलब वो अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं कर रहे। तो जब आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड ना करो प्रोडक्शन के अंदर, आप थे तभी भी उतना काम हो रहा है और आपके जाने के अंदर भी उतनी लेवल का काम हो रहा है, तो इस कैटेगरी को क्या कहलाते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में तो लगेगा यार इस परिवार के अंदर 7 जने काम कर रहे हैं ना, बट एक्चुअली क्या है, जो वो 3 लोग जो 4 लोग काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका खेत इतना छोटा सा है और इतने छोटे खेत में अगर 3 लोग भी काम करें तो हो जाए, और यहाँ पे उन्होंने 7 के 7 को लगा रखा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपको
गाँव में एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर इन ऐसी चीजें आपको किधर देखने को मिलेगी, जो टूरिज्म वाला सेक्टर है ना, जैसे मान लो पुष्कर है, तो पुष्कर वाली जो जगह है ना, वो ज्यादा वहाँ पे टूरिस्ट कब आते हैं, जब थोड़ा पुष्कर मेले वाला टाइम होता है, जो नवंबर से लेके, और उसके बाद कौन सा टाइम होता है, होली वगैरह। तो ये 3-4 महीने बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो टूरिस्ट गाइड वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे कोई टूरिस्ट ही नहीं आ रहे, तो क्या होंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक और चीज ले लो, मान लो तुम्हारा परिवार खेती करता है, उसके बाद तुमने कोई क्रॉप उगाई है ना, अब वो कोई पर्टिकुलर सीजन में ही उगती है। ठीक है, तो तुम क्या हो, पर्टिकुलर कुछ सीजन के लिए अनएम्प्लॉयड हो, और फिर आने वाले टाइम में तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आप कुछ पर्टिकुलर सीजन में, हो सकता है बारिश के दिनों में, हो सकता है सर्दियों के दिनों में, जब आप काम करो और जब बाकी सीजन अनएम्प्लॉयड रहो, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, जो खेती वाला क्षेत्र है या फिर जो टूरिज्म वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बस ऐसे समझ लो कि इसके 3 टाइप्स हैं, और ये कुछ भी नहीं है, इसके 3 टाइप्स है। कौन कौन से, जो फ्रिक्शनल हमने अभी पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल हमने अभी पढ़ लिया, और साइक्लिकल ये भी हमने पढ़ लिया। तीनों आप मन में रिकॉल करो कि तीनों क्या थे, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन सी 3 कैटेगरीज है, कौन से इसके 3 टाइप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मान लो मैंने पीएचडी कर रखी है, मैंने मास्टर्स कर रखा है, अब क्योंकि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे को किसी ने ऑफर किया कि यार तेरे को उस ऑफिस के अंदर क्या करेंगे, एक क्लर्क की जॉब दे देंगे, एक झाड़ू मारने वाले की जॉब दे देंगे। तो ऐसे तो देखा जाएगा, मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे तो देखा जाएगा कि हाँ मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं हर दिन काम करने जा रही हूँ, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, उस कैटेगरी से तो मैं एम्प्लॉयड हूँ। बट क्या मैं एक्चुअली एम्प्लॉयड हूँ, मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जो मैं काम कर सकती हूँ, जिसके लिए मेरे को स्किल है, मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, आप अपनी स्किल से दूसरा काम कर रहे हो। स्ट्रक्चरल और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, स्ट्रक्चरल बारे में तो आपके पास स्किल ही नहीं होती है, वहाँ पे डिमांड होती है कि आपको कोडिंग वगैरह है, और वहाँ पे आपको बेसिक इंजीनियरिंग की जो बेसिक चीजें वो भी नहीं आती। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। यहाँ पे क्या है, जब एक इंसान जिसने बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रखी हो, या जो स्किल्ड हो, लेकिन वो ऐसे बहुत मैनुअल काम कर रहा हो, है ना, तो यहाँ पे इस चीज को आप क्या बोलते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं। क्रॉनिक का मतलब ही क्या होता है, एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कुछ 1-2 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहे, या फिर जब आप जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे गए, वो वाला नहीं। आप बहुत लंबे समय तक, आपको हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, आपको जॉब ही नहीं मिल रही, आपको बेरोजगारी नहीं मिल रही है, तो उस चीज को आप बोलोगे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देखें तो क्या होगा, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी ही काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। इसके बाद ये चीज तो आई होप क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है टर्म्स के अंदर। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी हमने कैटेगरी बना दी है, कौन कौन सी कैटेगरी वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैटेगरी हमने कौन कौन सी बना रखी है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पहला है आपका यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस को भी हमने 2 चीज में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी इंसान ने 1 साल तक मोस्ट ऑफ द टाइम उसने क्या काम किया। हो सकता है कोई इंसान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसने 12 महीनों में से हो सकता है 10 महीने है ना सिर्फ पढ़ाई करी हो, लेकिन बीच का उसने स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड के अंदर हो सकता है 2 महीने उसने क्या करा हो, उसने कोई बिजनेस के अंदर हेल्प कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो कोई फ्रीलांसिंग के लिए पार्ट टाइम कोई जॉब करने लग गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बट उसने मेजरली क्या काम किया, उसका प्रिंसिपल मेजर है ना, सबसे ज्यादा मेजर उसका कहाँ टाइम गया, ये देखा जाता है। किसके अंदर ये देखा जाता है, आपका यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। ठीक है, मेजरली आप किस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे, वो चीज देखी जाती है, और ये किसका पार्ट है, ये यूजुअल स्टेटस का पार्ट। तो यूजुअल स्टेटस के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक तो मेजरली आप किधर इन्वॉल्व थे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर। ठीक है, आप अगर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट रहे 8, 9, 10, 11 महीना, तो आपको क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट की कैटेगरी में बोला जाएगा। अगर आपने मोस्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर आप मेजोरिटी टाइम्स आप क्या करते रहे, आपने
काम किया और आपने हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना कोई पढ़ाई करी हो, आप अपने घर पे बैठे हो, तो यहाँ पे भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप बेरोजगार थे। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या बोला जाएगा कि नहीं, ये इंसान क्या था, ये इंसान एम्प्लॉयड था। तो मेजॉरिटी जो आप काम करोगे ना 1 साल के अंदर, उस चीज को देखा जाता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडायरी स्टेटस। अब हम जनरली ये यूज कर रहे थे। ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडायरी स्टेटस के अंदर क्या होता है, ये तो देखा ही जाता है कि इंसान 1 साल तक इसने मेजरली क्या काम किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अगर उसने दूसरी जगह पे अपना टाइम दिया, उस चीज को भी देखा जाता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा था, 12 मंथ्स है ना होते 1 साल के अंदर, उसने 11 मंथ पढ़ाई करी, 11 मंथ उसने क्या करा, पढ़ाई करा। तो अगर हम सिर्फ ये इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यार ये तो स्टूडेंट था, है ना। लेकिन अगर हम इस वे में क्लासिफाई करेंगे प्रिंसिपल और सब्सिडायरी, मतलब जो आपने मेन काम किया वो तो हम ले रहे हैं, उसके अलावा छोटे रोल में भी आपका इन्वॉल्व थे उसको भी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 11 महीने का इसका स्टूडेंट का तो देखोगे ही देखोगे। बट यहाँ पे अगर इसने 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा था, मान लो एम्प्लॉयड था या कहीं टीचर था 30 दिन के लिए, है ना, 35 दिन के लिए, तो यहाँ पे इसको क्या गिना जाएगा, इसका टीचर वाला रोल भी लिया जाएगा। इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल स्टेटस जो आपने मेजरली काम किया एंड एनी सब्सिडायरी, कोई छोटा मोटा भी आपने कोई काम किया ना, उस चीज को भी वर्क डन कितने दिन के लिए, बट कम से कम आपने 30 दिन के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये चीज आपको क्लियर होगी, है ना। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, मैंने एग्जांपल आपके लिए दिया है। एक वुमेन थी, उसने मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वो किसमें इन्वॉल्व थी, घर के काम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ये वाला लेते यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है कि ये तो हाउस वाइफ है, होम मेकर है। लेकिन हो सकता है उसने मेजोरिटी टाइम से होम मेकर रही हो, बट हो सकता है उसने 1 महीना 1.5 महीना सिलाई करी हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम करा हो, या फिर कहीं पढ़ाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इस कैटेगरी का यूज करेंगे तो इस कैटेगरी में इसका होम मेकर वाला रोल तो आएगा ही आएगा इस लेडी का, बट इसके साथ साथ कौन सा रोल आएगा कि इसने कहीं और जगह काम भी करा था, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी थी। तो ये एक बेटर तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा डेप्थ में आपको एनालिसिस देता है। ये तो ऊपर ऊपर से ही बताता है ना, ये तो मेजरली बताता है, लेकिन ये आपको एक्चुअल जो है उस चीज का भी आइडिया देता है। जो आपने कभी छोटा रोल थोड़ा सा भी काम करा है उस चीज को भी इंक्लूड करता है। तो ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। हाँ, तो पहला आपका यूजुअल स्टेटस यहाँ पे क्लियर था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस के अंदर कुछ नहीं देखा जाता है। लास्ट 7 दिन के अंदर आप किसी जगह अगर 1 दिन के लिए 1 घंटा भी कहीं एम्प्लॉयड थे तो आपको एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। मतलब कि अगर आपने लास्ट 7 दिन के अंदर किसी भी दिन के अंदर आपने 1 घंटा भी काम नहीं करा तो आप क्या कहलाओगे, तो आप जाके अनएम्प्लॉयड कहलाओगे। अलग अलग कैटेगरी बना रखी है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग बेरोजगार हैं या नहीं है। तो पहले हमने पूरे साल भर का देखा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, वीकली का देखा, ठीक है। अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आप लास्ट 7 दिन के अंदर आपने 1 दिन भी 1 घंटा कहीं काम नहीं करा तो आपको क्या कहलाया जाएगा, आप अनएम्प्लॉयड कहला जाओगे। अब नेक्स्ट आपका है करंट डेली स्टेटस। डेली स्टेटस के अंदर यहाँ पे मेजरली आप ऐसा मान सकते हो 4 घंटे देखा जाता है। अगर आप कहीं 4 घंटे एम्प्लॉयड रहे लास्ट के 7 दिनों में तो आपको गिना जाएगा कि आप एम्प्लॉयड हो। बस इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आप ध्यान रखो जो मैंने यहाँ पे समझाई। और उसके अलावा करंट वीकली स्टेटस वाला ये पॉइंट याद रखना है, लास्ट 7 दिन के अंदर किसी भी दिन अगर आप 1 भी घंटा एम्प्लॉयड थे तो आप एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी के अंदर कहलाए जाओगे। ठीक है, ये मैंने टेबल भी बना दिया डिफरेंशिएशन की, इसको रेफर कर सकते हो। बट अगर इतना भी आपको समझ में आ गया तो इतना इनफ है, ये और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। ठीक है, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन इंडिया। जब इंडिया के अंदर हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहले हमारा ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था, कब 1950 समथिंग में बनाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये लिख भी रखा है इधर कि 1950 के अंदर बनाता है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, तो उसने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा था, या ये
पहले तो ये जान लो कि एनएसएसओ होता क्या था। तो कोई भी चीज़ का सर्वे हो गया ना, तो कौन करता था? ये करता था। सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्टर्स है, उनसे जो टॉपिक्स रिलेटेड है, उसका सर्वे एनएसएसओ करता था। और उसने ये क्लासिफिकेशन बनाया था। कौन सा क्लासिफिकेशन बनाया था? 2 तरीके से बनाए थे। एक तो ये यूपीएसएस वाला लेता था, यूजुअल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंदर हम क्या देखते थे? 1 साल के अंदर मेजॉरिटी उसने क्या काम किया, कहाँ काम किया, ठीक है, स्टूडेंट रहा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या फिर काम करने वाला रहा। और उसके अलावा सब्सिडायरी भी हम देखते हैं। सब्सिडायरी मतलब छोटे रोल में, कहीं ऐसा तो नहीं है 30 दिन तक, हो सकता है 40 दिन तक, 45 दिन तक एज अ वर्कर भी इसने कहीं काम करा हो, एज अ टीचर भी काम करा हो, एज एन इंजीनियर भी कहीं काम करा हो, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ को देखा जाता था। तो जब आप दोनों चीज़ को देखोगे, तो जब आपके देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे, तो क्या होगी? वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी? वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि आप सिर्फ प्रिंसिपल स्टेटस को देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसने क्या किया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर लोग हो सकता है अनएम्प्लॉयड रहे हों, ज़्यादातर लोग हो सकता है आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन के, वो घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हो, कहीं और काम में इन्वॉल्व हो, तो वो तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप सब्सिडाइज स्टेटस के थ्रू निकालोगे, कि अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों में बहुत सारे लोगों ने, उनमें से ज़्यादातर ने 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं तो काम करा होगा। मतलब मेजॉरिटी हो सकता है वो अनएम्प्लॉयड रहे हो सकता है वो पढ़ रहे हो सकता है वो घर में बैठ के रिलैक्स कर रहे हो। बट अगर उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना भी काम करा, तो भी वो किसके अंदर आएगा? सब्सिडाइज स्टेटस के अंदर आएगा ही आएगा। इसलिए जब हम इसके थ्रू निकालते हैं, तो आपके जो देश के अंदर जो बेरोजगारी दर होती है, वो क्या निकलती है? वो कम आती है। आई होप क्लियर होगा। और एक दूसरा भी वो यूज करता था, करंट वीकली स्टेटस। अगेन लास्ट 7 दिन के अंदर अगर आपने एक दिन में 1 घंटा भी कहीं काम किया है तो ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे को क्या कर दिया था, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ, ठीक है। और ये बनाया गया है 2019 के अंदर। ये बात ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। एनएसएसओ को मर्ज कर दिया सीएसओ के साथ, और क्या बना दिया? दोनों का मिक्स करके अगर आप बताओगे तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो कोई भी डेटा पॉपुलेशन वगैरह रिलेटेड से या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेटा देती है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा देती है। ये आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क ये है कि इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज इन मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमने तरीका तो निकाल लिया, लेकिन क्या दिक्कतें आती हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को मेजर करने के अंदर क्या मेजर दिक्कत है? तो अभी हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। 2 ही दिक्कतें यहाँ पे मेंशन करी गई है, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं आपको एक लाइन बोलूंगी ना कि अर्बन के कंपेरेटिवली रूरल एरियाज में बेरोजगारी दर कम है, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैम गलत बोल रही है। बट जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जो गांव की जो बेरोजगारी दर होती है वो कम होती है कंपेयर टू अर्बन। क्या इसका सबसे बड़ा रीजन होता है? इसका यही रीजन होता है क्योंकि ज्यादातर गांव की जो फैमिलीज होती है ना, उनका खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। या तो खेती करते हैं वो लोग, या फिर एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें क्या बोल रही हूँ मैं, या उनका पोल्ट्री फार्म होगा, है ना। तो अब मान लो किसी इंसान को काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? वो घर के अंदर ही कंट्रीब्यूशन करेगा, या तो कहीं बाहर जाके काम करेगा तो तो एम्प्लॉयड है, या फिर दूसरा वो क्या कर सकता है कि बाहर जाके ना काम करे, खुद के घर के अंदर ही काम करे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके गांव के अंदर कोई काम करना चाहता है बट उसके पास काम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर घर के अंदर ही उसके पास क्या होगा? उसके पास बहुत सारे काम वगैरह, घर का ही जो बिजनेस हो करने लग जाएगा। तो दिस इज द रीजन जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरली क्या होती है, ज्यादातर आपको कम देखने को मिलती है कंपेयर टू अर्बन एरियाज में। अर्बन जो फैमिलीज होती हैं अर्बन एरिया के अंदर, तो ऐसा नहीं होता कि हर फैमिली का बिजनेस है। ज्यादातर लोग तो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज ही होते हैं, किसी और के अंडर काम करते हैं। तो इसलिए अर्बन एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। तो ये गैप जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। अर्बन और रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर जो हमें गैप देखने को मिलता है, इसका रीजन हमने अभी समझ लिया। दूसरा एक और रीजन है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है? देखो, जितनी भी वुमेन है आज की तारीख में, जो हाउस मेकर है, होम मेकर है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन क्या चाहती हैं कि वो काम करना चाहती हैं। बट उनको क्या काम उनको करने दिया जाता है? नहीं करने दिया जाता। हो सकता है उन पे बंदिश लगा दी जाए किसी भी तरह की, है ना। पता है जो आपकी बहू है उसने मास्टर्स वगैरह कर रखा है, स्टिल आपने उसको घर में बिठा रखा है ना। हो सकता है ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, आपके आसपास भी देखते हो कि हो सकता है किसी ने नर्सिंग कर रखी हो, किसी ने बैचलर्स कर रखा हो, स्कूल में पढ़ाना देना चाहती हो, बट उसको नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इस चीज को तो नहीं गिनेंगे ना,
फॉर एग्जाम्पल अब अनएम्प्लॉयमेंट जब हम गिनते हैं तो हम क्या गिनते हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हमको तो ये लगेगा ना कि जो वुमेन है, जितने भी जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये काम ही नहीं करना चाहती, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है कि वो काम करना चाहती है। तो जो उनका नंबर है कि वो काम करना चाहती है बट उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये नंबर तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के जब निकालोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालोगे, तो उनको तो इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपके देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगी वो तो कम आएगी। बट जब आप इन वुमेन्स का भी अगर से लो, एक रिसर्च हुई थी, एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर ऐसा बोला गया था अराउंड 33% वुमेन काम करना चाह रही थी लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, है ना, क्योंकि घर वालों की वजह से, सारी कंडीशन की वजह से। तो क्या हुई, वो अनएम्प्लॉयड हुई। तो वो उनका जो नंबर है वो गिना जाना चाहिए था जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जब कैलकुलेट कर रहे थे, बट आपने नहीं गिना, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो वुमेन है, जो हाउसवाइफ्स है, वो काम नहीं ढूंढ रही है। बट एक्चुअली क्या होता है कि वो काम ढूंढ रही होती है बट सोशल कंस्ट्रेंट, आसपास घर वालों की वजह से उनको काम करने नहीं दिया जाता है। तो उनका जो नंबर है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला है ना, उनको वो नंबर तो आपने इंक्लूड ही नहीं करा बेरोजगारी दर के अंदर। तो आपकी बेरोजगारी दर हो सकता है सिर्फ 5% आए, लेकिन हो सकता है आपकी इकोनॉमी के अंदर 5 नहीं 15%, 20% बेरोजगारी दर हो, अगर आप इन वुमेन का भी नंबर कैलकुलेट करते। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक था या पॉइंट था, बट इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आपको आइडिया लगा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। इनफॉर्मल सेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वही है, अनएम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट ज्यादातर लोगों का क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली, कुछ लोग कभी कोई पेंटर का काम कर लेता है या फिर कोई कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, सेम इंसान, क्योंकि उसको जिस तरह का काम मिलेगा उस तरह का काम करने के लिए रेडी होता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि काम की इतनी ज्यादा कमी है। तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है, हम एक्चुअल पता ही नहीं कर सकते, हम सर्वे करके भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ज्यादातर लोग किस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, इनफॉर्मल। अगर ज्यादातर लोग आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो, ज्यादातर लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके देश के अंदर है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग बेरोजगार है, उस नंबर को निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत क्लियर रहेगा, क्योंकि आपके पास डेटा रहेगा कि हाँ इतनी कंपनीज ने इतने इतने लोगों को एम्प्लॉय करा। लेकिन जब लोग क्या होते हैं खुद के लेवल पे कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया, कभी किधर पेंटिंग का काम मिला तो उधर पेंटर के फॉर्म में चले गए, कभी किधर कोई हेल्पर का काम मिला, कोई प्लम्बर का काम मिला तो वहां पे चले गए। तो क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे बता नहीं सकते कि हाँ इन इंसानों ने इतने इतने दिन इधर इधर काम किया। तो इसलिए मेजर करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने में ये आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाद में डेटा भी दे रखा है, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है अभी जुलाई के अंदर कंपेरेटिवली जून के अंदर, ये आप सारी चीजें एक बार पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। आप इसको सेम डेटा को, या तो आपसे हो सकता है कोई डेटा एग्जाम में पूछ लिया जाए, या फिर आप डायरेक्ट अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, अब इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी वो हम देख लेते हैं। इंडिया की अगर अनएम्प्लॉयमेंट अप्रैल 2025 की बात करें, ये जो रीसेंट डेटा होगा ये आपको मिलता जाएगा, तो आपको वरी नहीं करना है ना, और एकदम इसको रटना भी नहीं है, क्योंकि विथ टाइम हर महीने का अलग अलग डेटा होगा, हर साल का अलग अलग डेटा होगा। तो जो रेलिवेंट डेटा होगा वही याद करना है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा डेटा होगा। एनरिचमेंट जो मटेरियल आपको मिलेगा या फिर वैल्यू एडेड मटेरियल जो मिलेगा, उसके अंदर जो डेटा हो वही आप याद करिएगा। ठीक है, बट बेसिकली जैसे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग बेरोजगार थे, 5.1% टोटल देखा जाए तो। अर्बन एरियाज के अंदर कितनी थी, 6.5% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, और रूरल एरियाज के अंदर कितनी थी, 4.5%। तो अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, अब आपको याद आ रहा होगा कि रूरल एरियाज के अंदर जो बेरोजगारी होती है वो कम होती है, क्या रीजंस दिए थे वो आप अभी रिकॉल करो। ठीक है, चलिए। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हुआ था 2023 और 2024 का, ये सबसे लेटेस्ट डेटा है। आपको लग रहा होगा कि 2023-24 का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली कोई डेटा आया नहीं है। अगर हमारा ये पीरियोडिक लेबर सर्वे रिसेंटली और कोई डेटा निकालती है तो अगेन वो ऐड कर दिया जाएगा, बट ये अभी सबसे रिसेंट डेटा है, तो इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं।
तो अभी हम ये एक और डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हो क्योंकि इसके बाद अभी तक इन्होंने कोई रीसेंट डेटा निकाला नहीं है ना। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अगेन ये जो सर्वेज वगैरह कंडक्ट करती है, उसके बाद इन्होंने क्या एक आपको डेटा निकाल के दिया है कि केरला के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अराउंड 29% उनकी यूथ पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। इसके अंदर भी मेल फीमेल का ये नंबर है, फीमेल का 19% नंबर है। तो 29% आप सोचो, 15 से 29 साल की उम्र में 29% जो युवा हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है, वो इस कैटेगरी के हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे कम बेरोजगारी दर था। कितना बेरोजगारी दर आया था इनका, मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजरात था। हाँ, इसका था 3.2%। तो सबसे अच्छा कौन कर रहा है बेरोजगारी दर के अंदर या एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सबसे अच्छा डेटा किस हमको इनका मिला है, मध्य प्रदेश और गुजरात का। और सबसे खराब, जिसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो कौन सा स्टेट है, केरला। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज का भी आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। आप वैसे तो ये सब पढ़ ही सकते हो खुद भी। लक्षद्वीप का जो था वहाँ पे हाईएस्ट, अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, कितनी है, 36.2% है, जहाँ पे फीमेल कम से कम ऑलमोस्ट 80% जो फीमेल्स हैं जो काम करना चाहती है उनको काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो, और अंडमान और निकोबार में भी अराउंड 33% लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। चलिए, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा जो हम बाली वगैरह मालदीव्स का प्लान बनाते हैं तो हम सबको उनको कैंसिल करके वी शुड प्रमोट अ डोमेस्टिक टूरिज्म, क्योंकि अगर हम उन देशों को छोड़ के अगर इधर जाएं तो इन लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा रेदर देन फ्लाइंग टू फॉरेन लैंड्स। चलिए, अर्बन और रूरल का भी आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है ना, ये टॉपिक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉवर्टी वाला ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी डिटेल के अंदर हमने मेंशन कर रखा है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट। अगर आपको यहाँ तक पढ़ के थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन कम बैक, और यहाँ से आप अपना लेक्चर रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉवर्टी की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉवर्टी की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि आपके पास अगर क्या क्या चीज़ें नहीं है तो आप पुअर हो। कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज मतलब भाई खाने पीने का बेसिक सामान वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है, चॉइसेस नहीं है। आज मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ बट मुझे रोक दिया जा रहा है, आपके पास मतलब चॉइस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है आपको, है ना। कल को आपके साथ कोई भी आके कुछ भी कर जाए, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, पावर नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या कहलाओगे, पुअर कहलाओगे। तो आपको लगेगा कि क्या ये डेफिनेशन होती है पुअर की, क्योंकि जनरली हम तो यही सुनते हैं कि गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं है। बट आज की तारीख में अगर हम देखें ना, तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है सिर्फ वही गरीब है। हो सकता है कोई एक इंसान है उसके पास खूब पैसा है, ठीक है, कोई एक वुमेन है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन हो सकता है कि उसको फोर्स करा जा रहा हो कि आपको ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करनी है। तो क्या वो फ्रीडम है उस वुमेन के पास, दो उसके पास पैसा है, तो इसलिए इस वुमेन को भी हम क्या कहलाया जाएगा, ये कि किस कैटेगरी में आएगी, पॉवर्टी या गरीबी इसको की कैटेगरी के अंदर ये वुमेन आएगी। क्योंकि अब हमने जो गरीबी का जो स्कोप है ना वो बड़ा कर दिया है। पहले हम सोचते थे कि इंसान के पास पैसा नहीं है, अगर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है तो उसको हम पुअर कहलाएंगे। बट अब वो बात बहुत बढ़ चुकी है आगे। हम बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपके पास चॉइस नहीं है, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंसान आपको आगे कब आके मार के चला जाए आपको पता नहीं है, तो आप क्या हो, आप गरीब हो। ठीक है, तो गरीब की डेफिनेशन अगर आप ऐसी एग्जाम के अंदर कोट करके आओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपके लिए। चलिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के लिए, है ना, गरीबी रेखा के लिए, उसने क्या डेफिनेशन दी है कि बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर फूड, खाने पहनने के लिए और शेल्टर, एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सेस टू सैनिटेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड बैंक जो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो निकालता है ना कि इस रेखा के नीचे कितने लोग हैं, तो वहां पे वो सिर्फ ये 3 फैक्टर को गिनता है। कौन कौन से, खाने का, कपड़े का साधन होना चाहिए, आपके पास रहने का साधन होना चाहिए। वो वहाँ पे लोगों के पास पानी मिल रहा है, लेकिन लोगों को हो सकता है मान लो लो क्वालिटी पानी मिल रहा है, तो वो लोग गरीब नहीं कहलाएंगे।
क्या अगर आपके पास ये सिर्फ 3 चीज है, यहाँ पे क्वालिटी वगैरह हम कुछ नहीं देख रहे हैं, आपके पास खाने को है, आपके पास पहनने को है, और आपके पास अगर कोई घर है, आपके पास छत है, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, ऐसा वर्ल्ड बैंक बोलता है। यहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, यहाँ पे उनके पास साफ सफाई में वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो स्लम में रह रहे हैं, पानी भी जो आ रहा है वो एकदम पल्यूटेड आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स को वो नहीं गिनता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ क्या देखता है, ये 3 चीजें देखता है जब वो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा को कैलकुलेट करता है। चलिए, अब है ना 2 तरह की पॉवर्टी होती है, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट वर्ड से आप समझते हो कोई चीज एब्सोल्यूट है मतलब कंप्लीट है, मतलब आपके पास बेसिक खाने पीने वगैरह का भी साधन नहीं है। अगर ऐसी इतनी ज्यादा आपकी एक्सट्रीम कंडीशन है तो आप क्या चीज कहलाओगे, आप किसमें कहलाओगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आपका नाम आएगा। लेकिन मान लो रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, आपको कंपेयर किया जाता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल ऐसे लो, जैसे कि मान लो मेरी इनकम महीने की है 100 रुपए, है ना, और मान लो कि मेरा जो पड़ोसी है उसकी महीने की इनकम है 130 रुपए, तो मैं एब्सोल्यूट पुअर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, इस पैसे से मैं अपना है ना रेंट दे सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, रह सकता हूँ, तो मैं एब्सोल्यूट पुअर नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, रिलेटिव पुअर हूँ। किसके कंपैरेटिवली, मेरे नेबर के कंपैरेटिवली। मतलब जब कंपैरिजन की बात करें कि आप उसके कंपैरिजन में पुअर हो या नहीं हो, तो आपको क्या बोला जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी में बोला जाता है। इसके अंदर एक डेफिनेशन है, हाँ ये मान लो आपकी, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो आपकी कंट्री की एवरेज इनकम, मतलब हर घर की एवरेज इनकम मान लो कि 20,000 है। अब मान लो मेरे घर की इनकम है सिर्फ 10,000, तो मैं रिलेटिव पुअर में आऊंगी, पॉवर्टी के अंदर आऊंगी। बट क्या मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आऊंगी, नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट उतना तो पैसा है कि जो बेसिक लाइफ की चीजें है, जिससे मैं अब रोटी पानी खाना ये सब कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ कपड़े नए खरीद के, या फिर एक छत में मैं रह सकती हूँ, ये चीजें अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं आते हो। बट अगर आपकी इनकम एवरेज जो बाकी लोगों से कम होती है, तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आते हो। आई होप ये क्लियर होगा। पॉवर्टी एस्टिमेशन, देखो अब इंडिया के अंदर गरीब कितने लोग हैं, ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये ऐसे कैलकुलेट करा जाता है कि हम देखते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा है ना, हमने गरीबी रेखा बना दी कि इतने जो लोग इतना रुपए अगर कोई इंसान कमाएगा पर दिन या फिर पर मंथ या फिर पर साल, तो मान लो 5,000, अगर आप 5,000 से ज्यादा रुपया कमा रहे हो हर महीने, तो क्या नहीं हो, आप पुअर नहीं हो। तो हमने बीपीएल क्या कैटेगरी बनाती, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर कौन सी फैमिलीज आ जाएंगी, जिनकी पर मंथ की इनकम 5,000 से कम है। यानी कि जो फैमिलीज 60,000 से कम कमाती हैं पूरे साल में, वो किसका हिस्सा हो जाएगी, बीपीएल का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और चीज है कि इंडिया के अंदर हम है ना इनकम के लेवल पे पॉवर्टी नहीं निकालते हैं, या इनकम के लेवल पे ये नहीं बताया जाता, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया ये नहीं लिया जाता है। जनरली क्या एग्जांपल लिया जाता है कि आप अपना पैसा जो है वो किन चीजों पे खर्च कर रहे हो। मान लो कि सरकार ने एक बास्केट बना दी कि ये बास्केट है, इसके अंदर आपके अनाज है, चावल है, फिर आपके कपड़े आ गए, जो बेसिक जो सामान होता है ना, जो हर घर यूज करता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सामान की ये लिस्ट बना दी। इसका आप कितना ज्यादा उपभोग कर रहे हो, कितना आपका क्या कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन के बेसिस पे इंडिया के अंदर क्या होती है, गरीबी रेखा निकाली जाती है कि आप इन सामान पे कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी इनकम के लेवल पे नहीं, बट बास्केट ऑफ जो गुड्स है ना जो बना दी है, इस पे आप जो बेसिक जो सामान है, जो उसकी जो बास्केट है, उस पे आप कितना खर्च कर रहे हो। मान लो एक परिवार सिर्फ 1,000 रुपए खर्च कर रहा है ना, और ज्यादातर जो परिवार है या बाकी परिवार कितने 7,000 रुपए खर्च कर रहे हैं इन सारी चीजों पे, तो कंपैरेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि ये परिवार जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होगा, इसलिए वो अपने खाने पीने रहने कपड़ों में सिर्फ इतना कम खर्च कर रहा है ना। और अगर सरकार ने ये पॉलिसी लिया है, उसमें वो बोल दे कि 1,000 रुपए से जो कम खर्चा कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो फिर ये जो परिवार है ये बीपीएल कैटेगरी में आएगा।
क्यों ये बीपीएल कैटेगरी में आया? क्योंकि इसका ये जो बेसिक जो चीजें थी जिसकी हमने बास्केट बना रखी, जो आपकी डेली यूज की चीजें हैं, उस पे आप 1000 रुपए से कम खर्चा कर रहे हो। अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा करोगे तो फिर किसके अंदर आओगे आप? फिर आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आओगे, फिर आप अबव पॉवर्टी लाइन कहलाया जाएगा आपको, ठीक है। आप बोलोगे मैम तो हमें ना पैसे वाला फैक्टर क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकम ईजी है ना, आपने एक बार सेट कर दिया कि 5000 जो महीना कमाता है वो, उससे नीचे जो कमाता है वो बीपीएल के अंदर है, तो ये ज्यादा इजी है कि हमने ये वाला पूरा बास्केट बनाना, उसके अंदर बेसिक सामान, उस पर आप क्यों कितना खर्चा कर रहे हो ये क्यों ले रखा है? इसका रीजन ये है क्योंकि जनरली क्या होता है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है ना कि सारे लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है तो उनका जो इनकम सोर्स है वो फिक्स्ड है। ज्यादातर लोगों का क्या है कि एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है कि कोई इंसान है ना एक काम तो कर ही रहा है, वो किसी कंपनी में तो काम कर ही रहा है, बट हो सकता है वो पार्ट टाइम कहीं और भी काम कर रहा हो सकता है उसके 2 और तरीके हो जहाँ से उसके पास इनकम आती हो। तो दिस इज द रीजन कि इनकम के लेवल पे अगर हम कैलकुलेट करने लग जाएंगे ना तो फिर हमारा जो मेजरमेंट आएगा वो सही नहीं आएगा, फिर डिस्टॉर्शन आएगा जो हमारा जो फिगर निकलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा पैसा होगा या बहुत सारे लोगों की इनकम जो होगी वो उतनी नहीं रिपोर्ट होएगी जो एक्चुअली है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी कंपनी देती है 10,000 रुपए, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 और तरीके हैं जिससे मेरे पास हर महीने पैसा आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मेरी इनकम हो गई 25,000, है ना। सरकार ने ये नियम निकाल दिया कि जिसकी भी तनख्वाह 10,000 से नीचे है, 10,000 है, वो बीपीएल का हिस्सा है ना। तो इसके हिसाब से तो मैं किस में आऊंगी? बीपीएल कैटेगरी के अंदर आऊंगी। लेकिन क्या एक्चुअल फेयर तरीके से देखें तो क्या मेरे को बीपीएल का हिस्सा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल इनकम है, जो एक्स्ट्रा इनकम को भी हम मिला ले तो मेरी कितनी हो रही है? 25,000 हो रही है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि अब इनकम नहीं, हम कंजम्पशन देखते हैं। ये देखा जाना चाहिए कि इस फैमिली ने कितना खर्चा किया, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरी 25,000 इनकम है और मान लो सरकार ने बोल रखा है कि हर परिवार 3,000 रुपए खर्चना चाहिए बेसिक खाने पीने की चीजों पे, अगर वो इतना नहीं खर्च रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। अब मेरी अगर इतनी इनकम है तो ऑब्वियस सी बात है मैं 5,000 में, 6,000 में, 7,000 रुपए खर्चूंगी बेसिक नीड्स की चीजों पे। तो फिर मैं क्या बीपीएल कैटेगरी में आऊंगी? मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी इनकम के हिसाब से मेरा कंजम्पशन होएगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है कि हम इनकम को क्यों नहीं, हम कंजम्पशन को क्यों लेते हैं बीपीएल कैटेगरी निकालने के लिए, ये क्लियर होगा, ठीक है। बाकी और नोट्स के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो मतलब, ठीक है। पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कौन करता है? ये आपका प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग करता है, ठीक है। उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे रखी है। पॉवर्टी एस्टिमेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हम कंजम्पशन को क्यों लेते हैं, हम इनकम को क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखिए स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग से कि तब से पॉवर्टी, क्योंकि ऐसी तो बात नहीं है कि आज हम गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी में कितने लोग रह रहे हैं, तब कितने लोग थे, तो तब भी ऐसा कोई ना कोई मेजरमेंट तो होगा इंडिपेंडेंस के वक्त या इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले, जहाँ पे हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी होगी कि हमारे देश के अंदर गरीब लोग कितने हैं, है ना। तो वही अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो था आपके दादा भाई नारोजी, इनका आप नाम बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखें, या मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी जो बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है ना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी बुक थी? दादा भाई नारोजी की। मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने कि हर परिवार को कम से कम रुपए 16 से लेके 35 रुपए खर्चने चाहिए हर साल। समझ में आया? जो इससे कम खर्च रहा है वो किसका हिस्सा है? वो हो जाएगा आपकी बीपीएल कैटेगरी का हिस्सा, या फिर वो गरीबी के अंदर कहलाएगा। हर को कितना खर्चना चाहिए? 16 से 35 रुपए, ठीक है। चलो, अब ये लाइन किस पे बेस्ड होके बनाई थी? ये लाइन इस पे बेस्ड होके बनाई थी कि बेसिक आपको इतना रुपया, यानी कि अगर मेरे को सब्जी खरीदनी है, मेरे को घी लेना है, मेरे को ऑयल लेना है, मेरे को नमक लेना है, मेरे को ना बेसिक जो चीज है ना जिससे मेरा सर्वाइवल हो पाएगा, उसको खरीदने के लिए मेरा कम से कम 16 से इतने रुपए लगेंगे पर साल। समझ में आया? तो इतना तो होना ही चाहिए आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम इससे कम है तो फिर, या फिर आपका जो कंजम्पशन है इन चीजों पे अगर वो इससे कम है, अगर आप 16 रुपए से भी कम खर्च कर रहे हो बेसिक चीजों पे, आपके खाने पे, आपके पीने पे, तो फिर क्या हो? आप पुअर हो। समझ में आया? चलो,
चलो ठीक है। फिर ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी ना 1938 के अंदर, ये वाला चीज आप याद रख लेना, इन्होंने भी पॉवर्टी लाइन, इन्होंने कितना बताया था, रुपए 15 से लेके 20 रुपए तक का बताया था पर कैपिटा पर मंथ। हर इंसान कितना खर्च करना चाहिए, हर इंसान करना चाहिए कितना खर्च, 15 रुपए से 20 रुपए हर महीना बेसिक चीजों पे। कौन सी बेसिक चीजों पे, यही सारी बेसिक चीजों पे, ठीक है। जो इंसान इतने रुपए से कम खर्च कर रहा है खाने पीने की चीजों पे, रहने पे, तो क्या हो गया, वो हो गया इंसान गरीब, ठीक है। चलो ये कब सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था 1938 के अंदर। तो अगेन पूछा जा सकता है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप करी थी, कौन सी ईयर के अंदर सेटअप हुई थी, 1938 के अंदर। और इसको चेयर किसने किया था, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत एक्सट्रीम में जो परसेंटेज था हमारा गरीब लोगों का, वो काफी ज्यादा था, ठीक है। अब ये जो बॉम्बे प्लान था ना, ये जो बिजनेसमैन लोग थे ना, उन्होंने बनाया था। तो उनके अकॉर्डिंग कितना था कि हर इंसान हर साल कम से कम कितना रुपए खर्चना चाहिए, 75 रुपए। सोचो आज की तारीख में जिसको हम कुछ नहीं मानते हैं, उस समय 75 रुपए में आप अपने पूरे साल का राशन पानी लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 75 रुपए सही है यार, इतना तो खर्च करना ही चाहिए हर इंसान को। अगर वो इससे कम खर्च कर रहा है तो क्या है, वो गरीब है। कि किसने बोला, ये जो बॉम्बे प्लान था, जो बॉम्बे के जो बिजनेसमैन लोग थे, उन्होंने मिलके बनाया था 1944 के अंदर, ठीक है। फिर जो प्लान, फिर नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। अभी तक हमने बात करी थी इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस से पहले हमने कौन कौन से फिगर्स देख लिए, एक तो बॉम्बे प्लान का देख लिया, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी देख लिया, और इससे पहले ऊपर क्या देखा था, दादा भाई नारोजी वाला। ये 3 चीजें इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी, एस्टिमेट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए, ठीक है, पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाए। तो जब आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, है ना, तो आप इसी क्रोनोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम करेंगे क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या स्टेप लिए, ये और ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सा कमिटीज आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यूज आ रखे हैं यूपीएससी में, तो यू हैव टू स्टडी दिस अच्छे से। सबसे पहला था प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 में। इसने क्या बोला कि जो आपका रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, उसके लिए अलग अलग नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दामों पे चीजें मिलती होंगी। तो इसने बोला कि गांव के लिए हमें 20 रुपया रखना चाहिए और ये 25 रुपया हमें शहर के लिए रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान को हर साल कम से कम 20 रुपए खर्च करने चाहिए अपनी बेसिक दाल रोटी रहने में, है ना, और अपने कपड़ों पे। अगर कोई इंसान इससे कम खर्च कर रहा है, अगर वो गांव में रहता है या फिर शहर में रह रहा है, तो 25 रुपए से कम खर्च कर रहा है अपनी चीज़ों पे। ध्यान रखो, यहाँ पे हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 25 रुपये उसकी इनकम होनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ कि 25 रुपये का उसको खर्चा करना चाहिए, उसकी जो बेसिक लाइफ की चीज़ें, रोटी पानी, अपने शेल्टर पे जिसमें वो रह रहा है घर पे, और कपड़ों पे, ठीक है। अगर ये वो कर रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और इतना ऐसे इससे नीचे कर रहा है तो क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिली का या बीपीएल कैटेगरी के अंदर उसको हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब फिर उसके बाद हुआ था वीएम दांडेकर एंड एन रथ। ये कब आई थी, ये आई थी कमेटी 1971 के अंदर। और पहली बार ऐसा हुआ था कि सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या कर रहे थे, कोई सर्वे कर रहे थे, सिस्टमैटिक कमेटी बनाई गई थी जो कि फॉर्मुलेट करने वाली थी कि हाँ कितना हमें एक्चुअली देना चाहिए। मतलब अभी तक हमने इंडिपेंडेंस पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी स्टेप्स लिए, बट वो होता है ना एक सिस्टमैटिक तरीका, ये सिस्टमैटिक असेसमेंट, वो पहली बार कब हुआ था, जब वीएम दांडेकर एंड एन रथ करके ये जो कमेटी थी ये आई थी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे कि सबसे पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट आपके इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कमेटी ने किया था, तो वहाँ पे आप किसका नाम लोगे, वीएम दांडेकर एंड एन रथ कमेटी का, ठीक है। चलो इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमको है ना, पहले हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिर्फ क्या बोल रहे थे कि 20-25 रुपए इतनी बात कर रहे थे, बट इसने कोई और तरीका दिया। इसने तरीका दिया कि कम से कम हर इंसान को एक दिन के अंदर 2250 कैलोरी का खाना खाना चाहिए, और इतना खाना खाने के लिए जितना पैसा लगेगा, है ना, जितना पैसा लगता है
उसको उतना पैसा कमाना चाहिए या फिर उसको उतने पैसे का खर्च करना चाहिए, टू बी प्रिसाइज। अगर वो उतना पैसा खर्च कर रहा है, 2250 कैलोरी, है ना, ये क्या होता है, देखो हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हम कैलोरी हमको मिलता है, तो एक जो भी अडल्ट जो इंडिविजुअल होता है उसको कम से कम जनरल लेके हम 2400 कैलोरी हमको खाना चाहिए, इतना करीब बोलते हैं, 2500 2400 इतना बेसिक होता है, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या बोला था कि 2250 कैलोरी तो हर इंसान को खाना ही चाहिए, और जितना पैसा उस इतने इसको खाने में लगेगा, इस कैलोरी को खाने में लगेगा, उतना पैसा इंसान अगर खर्च कर रहा है अपने खाने पे तो उसको अबव पॉवर्टी लाइन का हिस्सा माना जाएगा। और अगर इतना पैसा वो खर्च नहीं कर पा रहा है जिसमें उसे इतनी कैलोरी मिले तो किसका हिस्सा हो जाएगा, वो हिस्सा हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन का। आई होप अब आपको ये जो कंसेप्ट है ना कैलोरी वाला, ये क्लियर होगा, क्योंकि आगे की ज़्यादातर कमिटीज इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, कि जहाँ पे उन्होंने नंबर दिया है कि इतना कैलोरी हर इंसान को खाना चाहिए और इतना कैलोरी खाने के लिए इतना खर्च करना चाहिए। अगर उतना पैसा वो खर्च कर रहा है अपने खाने पे तो क्या है, वो इंसान फिर हम बोल सकते हैं कि वो अबव पॉवर्टी लाइन का हिस्सा है, ठीक है। चलो, ये पूरा यहाँ पे ये सेम बात एक्सप्लेन कर रखी है। टू बी डिराइव फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा कर रहे हो, दैट वाज एडिक्वेट, वो एडिक्वेट हो टू प्रोवाइड 2250 कैलोरीज पर डे आपको उस खाने से मिले, उतना आप खर्चा कर रहे हो, बोथ गाँवों में भी और अर्बन एरिया के लिए भी। तो उसने गाँवों और अर्बन जो एरियाज थे, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग कैलोरी वाला सिस्टम नहीं दिया था, सिर्फ इसने एक ही फिगर दिया था, इतना फिगर दिया था, इसमें जितना आपका खर्चा हो रहा है उतना अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आप अब पॉवर्टी लाइन हो। आई होप अब आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी हमने बात करी वी.एम. दांडेकर एंड एन रथ की बात करी, है ना, जो कि 1970 कब आई थी, 71 में आई थी। अब हम नेक्स्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, अलग कमेटी 1979 के अंदर आई थी, ठीक है। इसने क्या करा, इसने अलग अलग कैलोरीज का नंबर दिया। दांडेकर रथ ने 2250 कैलोरी कॉमन दिया था, चाहे गांव में आप रहते हो चाहे शहर में रहते हो, इतना नंबर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, 2250 कैलोरी गांव के लिए दिया और अर्बन एरियाज के लिए कितना दिया, 2100 कैलोरीज। गाँव के लिए ज़्यादा क्यों दिया, क्योंकि गाँव में जनरली लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि फिजिकल उनकी डिमांड करती है ना। खेती में अगर आप हो तो आपको बहुत चलना, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसने बोला अगर आप गाँव में रह रहे हो तो आपको इतनी कैलोरीज खानी चाहिए, और इतनी कैलोरीज खाने में जितना पैसा लग रहा है उतना आप खर्च कर रहे हो तो आप क्या हो, अब पॉवर्टी लाइन हो। और सेम गोज, इतना आपको कहाँ पे रह के खाना है, अर्बन एरिया के अंदर रह के खाना है, ठीक है। चलो ठीक है, बट इस कमेटी की एक और ख़ास बात क्या थी, इस पूरी ये जो अलग कमेटी थी इसकी ये खास बात थी, किसने ये कैलोरी का तो नंबर दिया ही था, कितना, मान लो कोई इंसान गांव में रह रहा है ना, और वो 2250 कैलोरी खाने में उसका हर दिन का 50 रुपया लग रहा है, ठीक है, 50 रुपया लग रहा है। लेकिन इसने सिर्फ इस नंबर को इंक्लूड नहीं करा, इस कमेटी ने बोला कि लोगों को अगर एक अच्छा जीवन यापन करना है तो सिर्फ उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि क्लोथिंग के बाद उसने बोला कि एनर्जी, आप खाना बनाते कैसे हो, है ना, फ्यूल, एनर्जी क्या है वो, हाउसिंग घर, मेंटेनेंस, बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स। तो अभी अपन ऊपर सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, सिर्फ आप रोटी दाल चावल इतने में आपको 50 रुपए में मिल रहा है। बट इस कमेटी ने बोला कि इसके साथ साथ ये 50 रुपए तो है ही है, बट आपका इसके अलावा कपड़े पे, आपका फ्यूल पे जिससे आप खाना बना रहे हो उस पे, और बेसिक जो हाउस होल्ड घरेलू चीजें हैं जो हर घर में होनी चाहिए, उसके सामान पे कितनी लागत लगती है उसको भी आपको कैलकुलेट करना है और फिर एक नंबर देना है कि इतना फिर पैसा आप खर्च कर रहे हो। तो अब आई होप आपको क्लियर होगा। इस अलग कमेटी से पहले वाली कमेटी जितनी भी आई उन्होंने बोला कि हाँ आपको गांव और शहर के लिए इतना इतना कैलोरी खाना है, इस कैलोरी खाने के लिए मान लो लोगों को हर दिन 50 रुपया खर्च करना है। अगर आप 50 से ऊपर खर्च कर रहे हो तो आप ठीक है, बढ़िया हो, और अगर आप 50 से नीचे खर्च कर रहे हो तो क्या हो, आप बीपीएल कैटेगरी का हिस्सा हो। लेकिन अलग कमेटी ने दो अलग अलग चीजें बोली थी, एक तो इसने रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग कैलोरी का नंबर दिया, और प्लस इसने एक और बोला कि सिर्फ लोगों को खाने, अगर लोगों को खाना मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं उनकी अच्छी जिंदगी चल रही है, खाने के अलावा और क्या क्या आइटम्स है और उन पे कितना खर्चा करना चाहिए उस नंबर को भी हमको इंक्लूड करना चाहिए। मान लो इन सब चीजों को मिला के हर फैमिली को 70 रुपए खर्च करना चाहिए,
है ना। 70 रुपये हर दिन खर्च करना चाहिए हर इंसान को इन चीज़ों के लिए। तो अपना 50 रुपये खाने का तो लेगा ही और ये 70 रुपये भी लेगा, तो 120 रुपये अगर इंसान खुद की चीज़ों पे खर्च कर रहा है तो वो आपका बीपीएल कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। अगर इससे कम कर रहा है तो आपका वो बीपीएल कैटेगरी का हिस्सा होगा। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, दे सेड पीपल नीड मोर देन जस्ट फूड टू सर्वाइव। सिर्फ खाना मत दो उनको, खाने के अलावा भी कुछ चीज़ें, उनका भी तो दाम आपको, उनका भी तो कितना खर्चा कर रहे हैं उस पर, वो भी चीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए। दे ऑल्सो नीड बेसिक नॉन फूड। खाने के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए। सिर्फ आप इंसान को खाना दे रहे हो वो इनफ नहीं है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ों की उसने बात करी थी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आई एक लकड़ा वाला कमेटी आई, और ये कब आई थी? ये आई थी 1993 के अंदर, जिसने अगेन लाइक प्रीवियस कमिटीज दे कैलकुलेटेड द पॉवर्टी लाइन कि कितना आपको खर्चा लगेगा, कितनी कैलोरीज रूरल एरिया में खाने के लिए और इतनी कैलोरीज जो अर्बन लोग हैं उनको खाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसने और क्या अलग काम किया था? इसने ये अलग काम किया था कि देखो हर स्टेट में चीज़ों के अलग अलग दाम है ना, अलग अलग लोगों की कंडीशन है। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन जो इसने खर्चे का नंबर दिया या जो इसने फिगर दिया वो इसने स्टेट के अकॉर्डिंग दिया। इंडिया में भी देखो जो लिविंग स्टैंडर्ड या फिर जो खर्चा होता है, बेंगलोर में जो खर्चा होगा वो आपका राजस्थान के किसी गांव में उतना खर्चा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस तो है ना खर्चे में। तो इसलिए ये जो डिफरेंस होता है आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, उस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करा, हर स्टेट के लिए एक अलग अलग नंबर दिया गया। हो सकता है ये नंबर दिया होगा कि कर्नाटका में जो लोग रह रहे हैं उनको हर दिन 200 रुपया खर्च करना है खुद पे, लेकिन जो राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं वो अगर 100 रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो इनफ है। तो स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने एस्टिमेट किया। ठीक है, और इसने क्या किया था, एक और चीज, जो रूरल एरियाज के जो लोग थे और जो अर्बन एरियाज के थे उनके लिए अलग अलग दिया था इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स किधर काम करते हैं? अर्बन एरियाज के अंदर काम करते हैं। और एग्रीकल्चर लेबरर्स किधर काम करते हैं? रूरल एरियाज में काम करते हैं। तो अब जो अर्बन एरियाज के अंदर लोग काम करते हैं वो अलग अलग चीजें खाते हैं, अलग उनका कंजम्पशन बास्केट होता है, तो इसके लिए उसने अलग नंबर दिया था। और रूरल एरिया के लोगों के लिए भी अलग नंबर दिया था। क्यों दे रहा है अलग नंबर? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अपनी क्या है, अलग अलग है। तो इसके अंदर आपको इतना कुछ खिचड़ी नहीं बनाना है, बहुत बेसिक चीज थी। क्या बेसिक चीज थी? कि जो लखड़ा वाला कमेटी आया था इसने नंबर दिया, ठीक है, ये तो कॉमन ही था ऑलमोस्ट, लेकिन इसने डिफरेंस क्या बताया? इसने दो चीजें डिफरेंट बताई। एक तो स्टेट स्पेसिफिक, हर स्टेट के हिसाब से इसने नंबर दिया था, और इसने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अलग कैटेगरी में डाला था, और इसने एग्रीकल्चरल लेबरर्स को अलग कैटेगरी में डाला था। अगर आप इतना समझ जा रहे हो तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा तेंदुलकर कमेटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम तेंदुलकर कमेटी की जरूरत क्या थी, क्यों सरकार ने कमेटी बनाई थी और उसने अपना क्यों सजेशंस दिए। तो इससे पहले जो कमिटीज वगैरह बनाई थी ना, वो कौन से लेवल, कौन से ईयर को अपना बेस ईयर वगैरह मान के काम कर रही थी? 1973-74 को, मतलब 1975 से पहले जो लोग जिस तरह से अपना खर्चा वर्चा करते थे उस हिसाब से उन्होंने उस बास्केट को बना रखा था, और वो नंबर उन्होंने इतने साल पहले का तय कर रखा था। लेकिन अब हम किधर पहुंच चुके थे? अब हम बात पहुंच चुके थे 21st सेंचुरी में, और उसमें भी 2008-2009 में हम चल रहे थे। तो फिर सरकार को लगा कि यार इतने पुराने नंबर के साथ, इतने पुराने डेटा के साथ हम चलेंगे तो ये तो क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। तो हमें एक नई कमेटी को फॉर्मेशन करनी चाहिए, और उस कमेटी को नया नंबर देना चाहिए, और उसको अपनी रिसर्च करके नया पॉलिसी बनानी चाहिए हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, एक तो ये रीज़न ये, और दूसरा ये रीज़न था कि देखो जब हमने अभी इतनी कमिटीज़ वगैरह की बात कर ली, बट कहीं भी मैंने ये बात करी कि यार इस खर्चे के अंदर आपका हेल्थ का खर्चा भी जुड़ा होना चाहिए और एजुकेशन का खर्चा। मतलब आप कितना अपने हेल्थ पे खर्च कर रहे हो या आप कितना शिक्षा पे खर्च कर रहे हो। क्या अभी तक हमने ये दो वर्ड्स की भी बात करी थी, शिक्षा और आपके हेल्थ की? नहीं बात करी थी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ था, इस कमेटी ने ये बोला कि देखो वो टाइम गया जब सरकार या फिर सरकार जो थी वो आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी या शिक्षा सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ चुके हैं, तो इसलिए हमको ये भी देखना चाहिए कि इंसान जो है अपना खाने पीने वगैरह पे तो जितना खर्चा कर रहा है, जो बेसिक चीज़ों पे कर रहा है, बट उसके अलावा
वो हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहा है, वो एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है, ये भी अपन को देख के पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट करना चाहिए। तो ये 2 रीजंस थे मेजरली तेंदुलकर कमेटी के लाने के। और सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि हम बहुत साल आगे आ चुके थे और जो हम डेटा वगैरह लिए थे वो कब का था, 1975 से पहले का वो डेटा था। ठीक है, चलो हाँ, अब इसने क्या बोला था, इसने ऑल इंडिया पॉवर्टी एक यूनिफॉर्म बास्केट क्रिएट कर दी और उसमें बोला कि हर इंसान को हर महीने कम से कम, अगर वो गांव में रह रहा है तो 446 रुपए इतने अराउंड खर्च करने चाहिए, और अगर शहर में रह रहा है तो 578 रुपए खर्च करने चाहिए खुद पे हर महीने। ठीक है, हर इंसान को। और अगर आप इससे कम खर्च कर रहे हो तो फिर आप क्या हो, आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, आप पुअर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, चलो अब इसने क्या लिया था, इसने देखो कुछ ऐसा सामान होता है जो हमको हर दिन या हर वीक जरूरत होती है, जैसे कि फूड हो गया, या हर महीने जरूरत होती है, दूध हो गया, ये सब। तो उसके लिए इसने एक पीरियड लिया था कि आप 7 से 30 दिनों में कितना खर्चा कर रहे हो इन सामान के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हमको, या कुछ ऐसी सर्विसेज चीजें होती है जिनको हमको हर महीने हर दिन नहीं खरीदना पड़ता, हर साल में या फिर हर 6 महीने में खरीदना पड़ता है। तो इसलिए क्लोथिंग हो गए, कुछ मशीन्स हो गए, घरेलू सामान जो हो गए, या फीस वगैरह हो गई, इसके लिए इसने कितना नंबर लिया था, 6 से 12 मंथ का पीरियड लिया था। तो बस याद रखना, 2 रेफरेंस पीरियड लिए थे। कौन से, जो डे टू डे लाइफ की चीजें उसके लिए उसने क्या लिया था, 1 महीने तक का आपका समय लिया था, 7 दिन से 30 दिन तक आप कितना सामान बेसिक डे टू डे लाइफ पे खर्चा कर रहे हो, और जो उसके अलावा जो चीजें हैं उस पे आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी फीस वगैरह पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहे हो, वो उसका पीरियड क्या लिया गया था, 6 महीने से 1 साल तक का पीरियड लिया गया था। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट कमेटी है रंगाराजन कमेटी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट सबसे न्यू ही कमेटीज के अंदर आती है, और कब आई थी है, 2014 के अंदर। तो अगेन आप मुझसे बोलोगे कि मैम ऑलरेडी जब इतनी कमेटीज वगैरह थी तो हम क्यों लेके आए उसको रंगाराजन कमेटी। तो क्या हुआ था, जो प्लानिंग कमीशन था ना, उसने क्या बोल दिया था कि यार जो लोग 22 रुपए से कम हर दिन खर्चा कर रहे हैं ना, वही क्या है, वही हमारा बीपीएल कैटेगरी के अंदर आएगी। तो बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो गए थे कि यार ये नंबर कितना कम है, कि 22 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता है। एक दूध की थैली तब आपके 8, 9, 10 रुपए की आती थी, और आपने बोला 22 रुपए से जो लोग कम खर्चा कर रहे हैं वो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो लोगों को बहुत ज्यादा आक्रोश, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था कि फिर तो जो नंबर होगा वो एक्चुअल नंबर है ही नहीं। बहुत सारे लोग जो एक्चुअली बहुत ज्यादा पुअर है, जो बेसिक खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं ढंग से, वो भी इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। आपने तो इतनी कम कैटेगरी रख दी है। ठीक है, तो इसलिए एक रंगाराजन कमेटी को बनाया गया था, ताकि जो वो और ज्यादा रियलिस्टिक नंबर लेके आ सके, जो एक्चुअल नंबर जो असली में चाहिए होता है अच्छा खाना पीना और अच्छी तरीके से रहने वगैरह के लिए। ठीक है, और इसने एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच दी थी कि अगर आपका परिवार मंथ के एंड में या फिर कोई भी सेविंग नहीं कर पा रहा है ना, किसी तरीके आपके घर में अगर सेविंग नहीं हो रही है, जो आपके पास सैलरी आ रही है, तो आपको पुअर वाली कैटेगरी में डाला जा रहा है। मतलब आपके पास 10,000 रुपए आए और आपने 10,000 के 10,000 खर्च कर दिए, तो आपको क्या बोला जाएगा, पुअर वाली कैटेगरी के अंदर बोला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसने थोड़ा डिटेल्ड अप्रोच दी थी। ये मतलब नहीं था कि सिर्फ आपको इतनी कैलोरीज खानी है, इतनी कैलोरीज खानी है। वो कैलोरी के अंदर भी आपको प्रोटीन इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अर्बन एरिया में आपको इतना प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपकी डाइट से, है ना। आप इतनी कैलोरी खा रहे हो, बट आपको 20 ग्राम ही अगर प्रोटीन मिल रहा है, तो भी आप बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का हिस्सा हो जाओगे। तो बेसिकली उसने यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज नहीं दिया, रंगाराजन कमेटी ने न्यूट्रिशन कितना ज्यादा मिल रहा है, न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट था। ठीक है, खाने को तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, सड़क पे कोई चीज पड़ी है वो भी, वहां से भी आप अपनी भूख पूरी कर लोगे, बट उस डाइट से आपको प्रोटीन कितना मिल रहा है, फैट कितना मिल रहा है, ये भी किसने अज्यूम करा था, किसने अपने मेथोडोलॉजी के अंदर लिया था, तो रंगाराजन कमेटी थी। ठीक है, चलिए पॉवर्टी थ्रेशोल्ड इसने कितना कर दिया था, 32 रुपए पर डे, और अर्बन एरिया के लिए 47 पर डे। ये याद रखना, जो पहले के कंपैरेटिवली कितना नंबर हाई था, अब उसने 19% हाई कर दिया था, 41% अर्बन एरिया के लिए हाई कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो छूट गए थे, क्योंकि पहले नंबर कितना था, पहले तो बोल दिया था 22 रुपए हर दिन,
जो कमा रहा है उसके नीचे कोई कमाएगा तो वो बीपीएल का हिस्सा है, लेकिन इसको थ्रैश करते हुए, इसको कैंसिल करते हुए नया नंबर क्या दिया 32 और 47। तो इससे बहुत सारे लोग जो पहले अबव पॉवर्टी लाइन का हिस्सा थे वो भी किसका हिस्सा हो गए, वो भी बीपीएल फैमिलीज के अंदर आने लग गए। ठीक है। और इसने आइटम टाइप रेफरेंस पीरियड, एक साल के अंदर कितना आप खर्चा कर रहे हो अपने कपड़े पे, फुटवेयर पे, एजुकेशन पे, ये सारी चीजें। 7 दिन के अंदर आप बेसिक खाने पीने की चीजों पे कितना खर्चा कर रहे हो, 30 दिन में आप फ्यूल पे, लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस वगैरह कितना पे कर रहे हो। तो इस तरीके से इसने कैलकुलेट रेफरेंस पीरियड इस तरीके से लिया था। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वही है कि रंगाराजन कमेटी ने सिर्फ ये नहीं देखा कि आप खाने वाले पीने की चीज़ों पे कितना खर्चा कर रहे हो, एक होलिस्टिक अप्रोच ली जहाँ पे उसने रियल लिविंग कॉस्ट आपका है ना, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ें भी ली। और प्लस नंबर को उसने बढ़ा दिया। 22 रुपये आपने रखा है तो इसमें तो बहुत आपके पॉपुलेशन का सिर्फ हो सकता है 5% हिस्सा हो जो बीपीएल कैटेगरी में आओ, बट बहुत ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नंबर है वो बहुत बड़ा हो। बट आपने क्या करा, आपने तो सिर्फ 22 रुपये रख दिया है ना। अगर आप ये नंबर 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये रखते तो आपका 10% हिस्सा होता पॉपुलेशन का, मान लो बिलो पॉवर्टी लाइन। अब क्यों इतना लोगों को आक्रोश हुआ, क्योंकि देखो तुमको भी पता होगा बीपीएल की जो कैटेगरी की जो फैमिलीज होती है उनको बहुत ज्यादा स्कीम्स है ना, सब्सिडीज, ये सब दी जाती है। तो इसलिए इन फैमिलीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि हम गरीब होते हुए भी जो सरकार बीपीएल फैमिलीज के लिए जो योजनाएं लेके आ रही है उसका हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो नंबर रखा है ना, थ्रेशोल्ड रखा है, वो इतना कम रखा है। चलो, अब हम नेक्स्ट है ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे SECC 2011 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। तो इसने ना फैमिलीज को किस तरीके से, बस 3 तरीके से कैटेगराइज कर दिया था। उतना ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा ये वाला तो कम्प्लीटली नहीं। इससे पहले जो हमारी जो कमिटीज वगैरह थी उसको आपको अच्छे से देखना है, हर कमेटी की क्या स्पेशल बात थी वो आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें आप ये याद रख लेना कि इसने 3 के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। क्या 3 चीजें थी, ऐसी फैमिली जो तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगी, वो हो ही नहीं सकती बिलो पॉवर्टी लाइन का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है। तो ऐसे लोग जो एक्सक्लूड हो चुके हैं, जो बाहर हैं, वो तो होंगे ही नहीं बीपीएल का हिस्सा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब है, जिनके पास ना छत है ना खाने पीने को है, ऐसे लोग तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, जो लोग एक्चुअल में पुअर है। और बचे अदर्स जो बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो बस ये इन 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। एकदम जो आपकी बीपीएल फैमिली से बीपीएल की जो कैटेगरीज है उससे एकदम बाहर है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिच है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ही पुअर है वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा है, और जो बीच के लोग हैं उसको अदर्स करके क्लासिफाई कर दिया था। आज की तारीख में अगर आपसे पूछ ले कि पॉवर्टी लाइन ये सारा नंबर कौन देता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है, तो ये करता है नीति आयोग। ठीक है, और ये डेटा किसका यूज करता है, NSSO का, जो किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। ये मैंने एक और टेबल भी फॉर्म में आपको दे दिया है ताकि इसे और ज्यादा आपको इजी लगे समझने में। ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। हाशिम कमेटी जो आई थी ना 2012 के अंदर, उसने क्या किया था, ये प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, और उसने रिकमेंड किया था डिटेल्ड मेथोडोलॉजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन अर्बन एरिया के लिए। तो बस इतना याद रखना है कि ये जो हाशिम कमेटी थी कब आई थी, 2012 के अंदर आई थी। किसने इसको बनाया था, प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। और बिलो पॉवर्टी लाइन अर्बन एरियाज के लोगों, अर्बन एरिया के अंदर जो बीपीएल कैटेगरी है फैमिलीज की, उसके लिए हाशिम कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक NC सक्सेना कमेटी जो 2008 के अंदर आई थी, इसको किसने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्यों बनाया था, टू एडवाइज अ सूटेबल मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट बीपीएल सेंसस इन रूरल एरियाज। अब हमको ऐसे ही नहीं पता पड़ सकता ना कि लोग कितना खर्चा वगैरह कर रहे हैं, है ना, किन चीजों पे, कैटेगरी कैसे पता पड़ेगी हमको, वो सर्वे होगा तो पता पड़ेगा। तो वो सर्वे करने के लिए कि हमको बीपीएल कितने लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं, वो सर्वे करने के लिए, डोर टू डोर जाने के लिए, उसके लिए किस चीज का गठन हुआ था, NC सक्सेना कमेटी का। ठीक है, चलो, अब ये कर्व है जो रिलेटिव पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी के लिए कर्व है, आपको बस इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये याद करना जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, वो आपका रिलेटिव पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें बताता है। और इसके अंदर हमको बस क्या याद
रखने की जरूरत है कि अगर आपका लॉरेंस कर्व के अंदर, ठीक है, लॉरेंस कर्व के अंदर अगर आपका 0 नंबर आए तो मतलब कि आपके देश के अंदर इक्वालिटी ही इक्वालिटी है, मतलब ज्यादातर लोग समानता से अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आपका गिनी कोएफिशिएंट का नंबर 1 आए, 1 आने से क्या मतलब है कि बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, बहुत जो टॉप 1% है, 2% है, उनके पास 50% ऑफ द वेल्थ है आपकी कंट्री की। तो क्या याद रखेंगे कि जो लॉरेंस कर्व है ये किससे रिलेटेड है, ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ये असमानता से रिलेटेड है। और उसके अंदर भी 2 नंबर होते हैं गिनी कोएफिशिएंट के अंदर, जो 0 होता है, 0 है मतलब कि आपके देश में बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से, जितना पैसा अमीर के पास है उतना ही पैसा ज्यादातर बाकी सारे लोगों के पास है। लेकिन अगर वो आपका नंबर 1 आए तो 1 का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, ठीक है। कुज़नेट्स कर्व में बस याद रख लो कि बढ़ते बढ़ते फिर ये कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपके देश के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ती है। मतलब हो सकता है आपके देश के अंदर 0.8 गिनी कोएफिशिएंट का नंबर हो, 0.7 हो, 0.9 हो या 1 हो, मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती जाती है, आपकी अर्थव्यवस्था और अच्छी अच्छी होती ही जाती है, जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हो, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या होती जाती है, एकदम कम होती जाती है। फिर आप 0.3, 0.2 इतनी आपके देश के अंदर इनइक्वालिटी रहती है। तो ये कर्व हमको कुज़नेट्स कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो पहले आपके देश के अंदर इनइक्वालिटी, असमानता लोगों के अंदर बढ़ती है, बट वो विथ टाइम जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी वो असमानता जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। चलो अब हम ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे। आज की तारीख में क्या ये रेलिवेंट है? आज की तारीख में रेलिवेंट नहीं है, बट क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है ना, हम इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये आपको थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमने डिस्कस करा था वैसा लग सकता है, बट ये किसके लिए आया था? पॉवर्टी कितना है देश वाइज ये नापने के लिए आया था, ठीक है। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कब आया था? एक तो 1997 के अंदर आया था, और ये 2 इसके फिगर्स थे, एक तो जो डेवलप्ड नेशन है उसके लिए आया था, और जो डेवलपिंग अभी हो रहे हैं, जो विकासशील देश है, उसके लिए 2 कैटेगरीज में आया था, ठीक है। तो क्या याद रखना हमको, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से कब आया था? 1997 के अंदर आया था, जिसके अंदर 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। लॉन्गेविटी मतलब वही कहीं कि आप कितने साल आपके देश के अंदर लोग ज्यादातर जिंदा रहते हैं। दूसरा था नॉलेज, ठीक है, ज्ञान वाला चीज। और तीसरा था बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 इसके इंडिकेटर्स थे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के, 1997 के अंदर आया था। और 2 आए थे, कौन कौन से 2 थे? एक डेवलपिंग के लिए और एक डेवलप्ड के लिए, ठीक है। दोनों को अच्छे से देख लेते हैं। पहले जो HP1 था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, पहला वाला किसके लिए था? वो डेवलपिंग वाले देशों के लिए था। वो ऐसा बोलता था, अगर आपके देश के अंदर द फर्स्ट एलिमेंट इज लॉन्गेविटी, यानी कि कितने साल लोग जिंदा रह रहे हैं, विच इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज ऑफ 40। अगर आपके देश के अंदर लोग 40 साल से भी जिंदा नहीं रह रहे, तक भी जिंदा नहीं रह रहे, तो क्या है, आपका देश कहीं ना कहीं पुअर वाली कैटेगरी के अंदर आपको के देश को गिना जाएगा, ठीक है। क्यों जिंदा नहीं रह रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके देश के अंदर इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, और हेल्थ केयर सर्विसेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, उतने ज्यादा क्वालिफाइड स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं होंगे। तो ये सब क्या बताता है कि आपका देश कहीं ना कहीं डेवलप नहीं है ना। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है HP1 जो है हमारा, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का पहला इंडिकेटर कौन सा था? लॉन्गेविटी। उसके अंदर कितने % ऑफ पॉपुलेशन आपकी 40 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, ये आपका इंडिकेटर था। सेकेंड एलिमेंट था बेसिक, जो आपका नॉलेज, ज्ञान को कैसे कैलकुलेट करते थे कि आपके देश के अंदर जो अडल्ट है, जो युवा है, उसकी लिटरेसी रेट कितनी है, कितने लोगों को लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। लेकिन थर्ड एलिमेंट जो था बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम 2 चीजों को गिनते थे। पहला कि क्या आपके पास वाटर जो सोर्स है, जो पानी है, वो कैसा आ रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और दूसरा, कितने बच्चे आपके देश के अंदर अंडरवेट हैं, ये कैलकुलेट किया जाता था। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे बताया जाता था कि आपका देश गरीब है या अमीर है, ठीक है। मतलब या आपके देश के अंदर जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी क्या वैल्यू है, ये बताया जाता था, ठीक है।
फिर डेवलप्ड नेशंस के लिए दूसरा, तो ऑफकोर्स ही बात है ना, जिस लेवल पे जिस स्केल से हम डेवलपिंग देश को कंपेयर करते हैं उससे हम डेवलप्ड देश को नहीं कंपेयर कर सकते। दोनों के लिए क्या होने चाहिए, अलग अलग स्केल होने चाहिए। तो डेवलप्ड देश के लिए क्या था, लॉन्गेविटी तो था ही था, बट यहाँ पे उसमें हमने 40 साल की बात करी थी। यहाँ पे हमने देखा था कि 60 साल तक कितने लोग जिंदा रह सकते हैं। नॉलेज के लिए वहाँ पे हमने बेसिक देखा था, लिखना पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे हमने स्किल की बात करी कि एक्चुअली स्किल कितने लोग हैं, कितने लोग वो एफिशिएंटली अच्छे से ढंग से पढ़ना लिखना कैलकुलेशन बेसिक मैथ की चीजें जानते हैं और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने देश को ग्रो कर पाए, है ना, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ कर पाए अपने देश की। तो ऐसे कितने लोग हैं, ये नॉलेज के अंदर ये देखा जाता था। तो आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे क्या डिफरेंस आ जाता है जब डेवलपिंग देश के स्केल की जब बात करते हैं और जब डेवलप नेशन के स्केल की बात करते हैं। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हमारा क्या मतलब था कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने लोग आपके देश के अंदर पॉवर्टी लाइन की जो आपकी गरीबी रेखा है उससे कितने लोग कम रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको आज की तारीख के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया है और आज की तारीख में हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI इंटरनेशनल लेवल पे ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो ये हमारा फाइनल टॉपिक है। पहले इसको हम इंटरनेशनल रूप में देख लेते हैं थोड़ा सा और फिर इंडिया के लेवल पे बात कर लेंगे और ये होते ही आपका पूरा टॉपिक जो इस यूनिट का है ग्रुप बी का ये खत्म हो जाएगा। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ये 2010 के अंदर आया था। HPI कब आया था, 1997 के अंदर आया था, ठीक है। इसके अंदर हम इनकम की बात ही नहीं करते, हम इनकम के बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके अंदर भी हमने बहुत सारी ऐसे अलग अलग कैटेगरीज कर रखी है, उनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप तीन में से कोई भी एक कैटेगरी के अंदर अगर आप गरीब हो, अगर एक भी कैटेगरी के अंदर इन तीनों में से अगर आप एक भी कैटेगरी को अचीव नहीं कर पाते हो जितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो, मल्टी डायमेंशनली पुअर। मल्टी डायमेंशनल पुअर का क्यों कंसेप्ट लाया गया है, क्योंकि अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आपकी सैलरी 10K से नीचे 10,000 से नीचे हर महीने तो आप पुअर हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपने इनकम का फैक्टर लिया ना, आपने क्या उस इंसान का एजुकेशन देखा, आपने उस इंसान की क्या वो हेल्थ केयर अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो देखा, है ना। बाकी सारी चीजें, उसके पास पानी पीने के लिए कैसा आ रहा है वो देखा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें उसके घर में कितने इक्विपमेंट्स वगैरह है, क्या फैसिलिटीज है, ये सब देखा, ये सब नहीं देखा। तो अगर जब आप इनकम की बात करते हो तो आप क्या देखते हो, यूनिडायमेंशनल, एक ही तरीके से आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हो। बट जब आप यहाँ पे तीन चीजों की बात करते हो तो यानी कि आप अलग अलग इंडिकेटर्स को देखोगे, आपका जो सीमित नहीं होगा जो पॉवर्टी इंडेक्स निकालने का जो तरीका होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए अब हेल्थ के अंदर दो चीजें हैं इसके अंदर। पहला है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर आपके देश के अंदर बच्चे और युवा अगर अंडर नरिश्ड हैं, माल न्यूट्रिशन उनको फेस करना पड़ रहा है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, कितने लोगों बच्चों की जो आपके देश के अंदर कितने बच्चों की जो डेथ है वो 18 साल से पहले हो जा रही है। अगर ये नंबर्स हाई हैं तो क्या होगा, आप मल्टी डायमेंशनली पुअर कहलाए जाओगे आप देश में, ठीक है। एजुकेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अगर आपके देश के अंदर बच्चों ने 6 साल का कोई बच्चा या उससे बड़ा है और अगर उसने 6 साल अपनी स्कूलिंग के कंप्लीट नहीं करे तो आपका देश का की क्या कैटेगरी में कहलाओगे, आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हो। मतलब अगर आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन 6 साल से जो बड़ी है वो अगर उसने 6 साल भी वो स्कूल नहीं गए, ठीक है। हम जनरली कितने साल स्कूल जाते हैं, कम से कम हम जाते हैं 14 साल स्कूल जाते हैं। अगर आप इन्फेंट प्रेप को भी गिन लो, आप 14 साल तो छोड़ दो, अगर आप 6 साल भी स्कूल नहीं गए हो ना तो आप क्या हो, आपके देश के अंदर मल्टी डायमेंशनली आपको पुअर कहला जाएगा। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो जरूरी है वो क्या है, स्कूल अटेंडेंस। एनी स्कूल एजेड चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज, यानी कि अगर आपके देश के अंदर बच्चे 8th क्लास तक एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, है ना, 8th क्लास तक वो अपना स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अगेन किस कैटेगरी के अंदर आपको गिना जाएगा कि आप मल्टी डायमेंशनल पुअर हो। तो जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमको 2 पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए कि ज्यादातर पॉपुलेशन अगर आपकी 6 साल से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त कर चुकी है और उन्होंने 8th क्लास तक की शिक्षा अटेंड करी है, 8th क्लास तक वो रेगुलर स्कूल गए, तो क्या आपको मल्टी डायमेंशनल पुअर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है।
और अगर हेल्थ में पहला न्यूट्रिशन, अगर आपके देश के अंदर बच्चे और युवा माल न्यूट्रिशन उनके अंदर नहीं है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, और प्लस 18 साल से कम में बहुत कम बच्चों की डेथ हो रही है, तो क्या आपके देश को माल न्यूट्रिशन के अंदर गिना जाएगा, मल्टी डायमेंशनल के अंदर गिना जाएगा, पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं गिना जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। अगर आपके घर के अंदर आज की तारीख में भी डंग यूज होता है, काउ डंग, वुड यूज होता है, चारकोल, कोयला, ये सब तरीके से खाना बनता है, तो आपका देश के अंदर क्या है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स होगा। ठीक है। सैनिटेशन के अंदर आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, साफ सफाई, ये सब है या नहीं है, अगर नहीं है तो अगेन होगा। ड्रिंकिंग वाटर, पानी कैसा आ रहा है, पानी क्या स्वच्छ आ रहा है या फिर पल्यूटेड आ रहा है, वो चीज देखा जाएगा। क्या आपको पानी इजीली मिल जा रहा है या फिर आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा चल के 2 बर्तन कैरी करके तब आपको पानी का एक्सेस मिल रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके अंदर हाउसिंग, आपके घर के अंदर बारिश होती है तो छत के ऊपर से, सीलिंग से पानी गिरने लगता है या दरारें पड़ चुकी हैं आपके फ्लोर्स पे, एसिड्स, आपके घर के अंदर मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जो बेसिक चीजें जो हर घर में होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटी की चीजें, वो नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास एसेट्स नहीं है, अगर आपके पास ढंग का घर नहीं है, आपके घर की छतें लीक करती हैं, आपके घर के अंदर बिजली नहीं है, ठीक है, आपके घर के आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं है, नल नहीं है, सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं है, और सीएनजी, क्लीन फ्यूल वगैरह नहीं है, तो आप मल्टी डायमेंशनली पुअर कहलाए जाओगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये इंडिकेटर्स हैं, ये आपको याद कर सकते हो आप। ठीक है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी किसका हिस्सा है, हेल्थ का हिस्सा है। एजुकेशन के अंदर क्या है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल में अटेंडेंस, जो 8th क्लास तक का पॉइंट था, और लिविंग स्टैंडर्ड के ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ये हर साल रिलीज होता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी ही रिलीज हुआ है, 2 साल में, 3 साल में, जब मन किया तब रिलीज करते हैं, हर साल। तो 2025 का भी आपको डेटा मिलेगा, तो वो आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखते हुए जाना है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास रीसेंट डेटा 2024 है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, उसको हम थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, और जब 2025 वाला आएगा तो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, जो आपकी 2024 की जो रिपोर्ट थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, उसका टाइटल था, उसकी थीम, उसका नाम क्या था, पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट। क्यों कॉन्फ्लिक्ट, ये नाम क्यों दिया गया, कि बहुत सारे वॉर्स हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिल रहे थे, और उसकी वजह से जो गरीबी के अंदर जो लोग गए होंगे, वो क्या ज़्यादा गए होंगे या कम, वो नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ होगा। तो हमने क्या देखा कि करीब करीब 110 करोड़ लोग, 110 करोड़ लोग क्या है हमारे पूरे देश के अंदर, देशों में 112 कंट्रीज के अंदर अगर देखें तो 110 करोड़, ऑलमोस्ट इंडिया की जो पॉपुलेशन थी थोड़े टाइम पहले, उतने लोग क्या है, एकदम गरीबी का हिस्सा हैं। ठीक है, जिसके अंदर से अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ लोग, ठीक है, 40 से 50 करोड़ लोग जो हैं वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे देश में, ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे रिबेल हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, रशिया, यूक्रेन, गाजा वाला, जो पैलेस्टीन वाला था, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चिल्ड्रन अंडर 18 कंस्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल एमपीआई पुअर, मतलब कि आपके देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पुअर लोग हैं, उसमें से 50% कौन लोग हैं, 50% वो लोग हैं जो कि 18 साल से जिनकी उम्र कम है। ठीक है, अब ये देखो कि बस ये इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट करा था कि इतनी ज़्यादा नंबर हमें क्यों इंक्रीमेंट देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे जितना कॉन्फ्लिक्ट आपकी दुनिया के अंदर, आपके देशों के अंदर बढ़ेगा, उतने ही लोग गरीब होते जाएंगे। बट ये डिटेल में भी आप उतना ज़्यादा नहीं देखो तो चलेगा, क्योंकि अगेन हमारे 2025 की जो रिपोर्ट है दैट विल बी आर मेजर कंसर्न। कंट्रीज विथ हाईएस्ट पॉवर्टी, ये नंबर आप देख सकते हो, बट मैं अभी फोकस उतना ज़्यादा इसलिए 2024 वाली रिपोर्ट पे नहीं कर रही, बिकॉज क्योंकि एक तो ग्लोबल लेवल के, और प्लस अभी जो नया नंबर आएगा उस पर अपन को फोकस करना है। हाँ, अब हम देखने वाले नेशनल लेवल पे जो हमने कार्व आउट करा था, तो किसने किया है, नीति आयोग ने 2021 के अंदर ये इंडेक्स लेके आई थी। कौन सा डेटा ये यूज करते हैं, कहाँ से डेटा ये यूज होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो डेटा कलेक्ट करती है, उसी का यूज करके नीति आयोग ये इंडेक्स कैलकुलेट करता है। ठीक है, और
इसके बाद इसने क्या करा था, 10 इंडिकेटर्स जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हैं, सैनिटेशन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, नॉलेज हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब तो ये लेता ही है जो ऊपर के 10 इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा 3 इंडिकेटर्स और इसने अपनी लेवल से ऐड करें। कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं? मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ यानी कि मदर वाला उनका हेल्थ कैसा है वो इसने लिया, प्लस बैंक अकाउंट ओनरशिप, कितने लोगों के पास खाते हैं बैंक के अंदर अपने वो, और प्रोग्रेस। तो ये 3 और इंडिकेटर्स ने ऐड करें। अगर हम देखें 2005-6 में से और 2019-21 में, मतलब इतने साल में अगर हम देखें तो 40 करोड़ से ज़्यादा, अराउंड 41 करोड़ लोगों ने जो गरीबी रेखा है ना उससे वो ऊपर उठे हैं। मतलब हमारा देश वो तो कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोग्रेस तो कर रहा है, ये हम इससे जान सकते हैं। और स्पेशली इसका एग्जांपल कौन से? बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पे जो लोग जो गरीबी रेखा के अंदर है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है, बट जो ग्रोथ है ना, या जिस स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है वो बहुत क्या है, वो कम है। तो थोड़ा हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या डेटा था 2013-14 के अंदर। 29.1% अगर देखें, ठीक है, 29.1% हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा इतना नंबर था, ऑलमोस्ट 30%। लेकिन जब हमने 2015 के अंदर इसको कैलकुलेट हुआ तो ये 29 से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया था, 24 हुआ। फिर उसके बाद 2019-20 का जो नंबर था तब कैलकुलेट करा, तब कितना हुआ, ऑलमोस्ट 14 से 15%। और अभी 22-23 का डेटा की अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स हमारी इतनी परसेंट पॉपुलेशन 11.28 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मतलब उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, सैनिटेशन से लेके, पढ़ाई से लेके, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये भी नहीं मिल पा रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। देखो, जब नया इंडेक्स, नया डेटा आएगा ही आएगा, आपका जब तक एग्जाम होगा उससे पहले नया डेटा आ चुका होगा। तो जो नया डेटा होगा उसके स्लाइड के थ्रू हम इस पार्ट को, जो डेटा वाला है, उसको ज़रूर से कवर कर लेंगे, ठीक है, सो दैट यू विल हैव मोर मटेरियल जो आप एनरिच कर सकते हो अपने आंसर्स को, या फिर प्रीलिम्स में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए डेटा से तो आप आंसर कर पाओगे। बट फॉर नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छे से हमने मेजरमेंट देख लिया, ट्रेंड्स वगैरह देख लिया, ठीक है। नोट्स के अंदर कुछ कुछ डेटा आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर मिल जाएगा, बट आप इतना भी करके जाएंगे, और प्लस प्रीलिम्स के लिए जो आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा या टेस्ट सीरीज होगा उतना भी कर लिया तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, है ना, बहुत अच्छे से यू कैन ईजिली कवर। आप PYQs भी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलो, क्योंकि वी हैव कवर्ड थिंग्स इन डिटेल, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ी, हमने ऊपर से नहीं करा है, तो कोई चीज़ हमने पढ़ी भी नहीं होगी, जो आप गेस वर्क भी वहाँ पे करेंगे उसके भी हाई चांसेस हैं कि वो आपको सही जाएगा, बट हमको गेस वर्क की नीड ही नहीं होगी, बिकॉज वट एवर वी आर गोइंग टू रीड उसी में से हमारा कवर हो जाएगा जो भी एग्जाम में आने वाला होगा। तो लास्ट बस ये एक और चीज़ देख लेते हैं कि 50% जो हमारी STs की पॉपुलेशन है उसमें 50% लोग क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। समझ में आ रहा है? मतलब 50% आपकी STs का पॉपुलेशन क्या है, ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है, दे आर पुअर। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में देखें तो 33% लोग पुअर हैं, OBCs में देखें 27% है, और अदर कास्ट के अंदर देखें तो 15% है। इसके बाद मैंने कुछ स्लाइड्स और ऐड करी हैं जिसमें हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स वगैरह लिए इस चीज़ को कम करने के लिए, वो आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कल्याण अन्न योजना करके, है ना, पोषण अभियान, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जस्ट रीड थ्रू इट। और बेसिक जो कंसेप्ट वाली चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कोई कन्फ्यूजन है कुछ हो तो यू कैन मैसेज अस एनी टाइम, और बाकी वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एंड कीप योर हेल्थ इन योर प्रायोरिटी, बिकॉज दैट्स व्हाट हेल्प्स यू इन सक्सेस। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर आप उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।